हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हर महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन। आ चुका हूँ मैं एक और सर रिवीजन लेक्चर के साथ। बच्चे, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1 और यूनिट 3 रिवाइज कर लिया था। आज हम रिवाइज करने वाले यूनिट नंबर 2 का। सर यूनिट 1 में हमने क्या रिवाइज किया था? तो यूनिट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था। फिर उसके बाद सर हमने पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे यूनिट नंबर 1 में, ट्रू टेस्ट वगैरह। सर पार्ट जब यूनिट 3 में गए थे तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो सर दो तरीका था, विदाउट कोर्ट, विद कोर्ट, और उसमें भी सर मल्टीपल वेज था। तो वो सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आज हम करने वाले सर यूनिट नंबर 2 से। सर यूनिट नंबर 2 बेसिकली डील करता है पार्टनर्स पार्टनर्स के ड्यूटीज और पार्टनर्स के राइट्स के ऊपर। याद रखना, इसके ऊपर डील करता है सर, पार्टनर्स के ड्यूटीज और पार्टनर्स के राइट्स के ऊपर। पूरा का पूरा चैप्टर ही सर इसी के ऊपर है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है, वो तो सर हर चैप्टर में ही होते हैं स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो पहला पहला देखो क्या है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सब पहला पार्टनर का ड्यूटी क्या है? देखो, पार्टनर शॉल कैरी बिजनेस। तो पार्टनर को क्या करना है? फर्म का धंधा चलाना है टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सब पार्टनर जो है वो फर्म का धंधा चलाएगा टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब क्या है सर? सर मतलब ये है फर्म के बेनिफिट के लिए, फर्म के बेनिफिट के लिए, फर्म के इंटरेस्ट के लिए पार्टनर जो है वो बिजनेस चलाएगा। मतलब पार्टनर अपना नहीं सोचेगा, पार्टनर किसका सोचेगा? फर्म का सोचेगा। मतलब पार्टनर पहले फर्म को रखेगा, फिर अपने आप को रखेगा। तो पार्टनर शुड रन बिजनेस एज पर द बेनिफिट ऑफ फर्म। तो वो है सर। उसके बाद कॉमन एडवांटेज है पहला पॉइंट। सर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाएगा टू अदर पार्टनर्स, मतलब रेंडर फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स। सर गुड फेथ ऑब्जर्व करना चाहिए। और बच्चों रेंडर ट्रू अकाउंट्स मतलब क्या है सर? सर एक बार आप हमें एक बार फिर से थोड़ा समझा दीजिए कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। ये हमारा एक स्पेशल टैलेंट है ना? तो कैसे याद रखना? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे याद है हमने वो एग्जांपल लिया था रोहित भाई, और ये रोहित भाई, ये विराट भाई, और ये धोनी भाई। मान लो रोहित भाई का क्या काम था? रोहित फॉर एग्जांपल, रोहित भाई का हम एग्जांपल लेते हैं। उनका काम क्या था? फंड्स बोरो करना। क्या काम था बच्चों? फंड्स बोरो करना। अब मान लो उनके पास सर दो ऑप्शन है, रोहित भाई के पास ऑप्शन 1 एक है, एक ऑप्शन 2 है। एक ऑप्शन था उनके पास डिबेंचर्स इश्यू करने का और 50 लाख रुपीज रेस करने का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 9%। और एक ऑप्शन था सर बैंक लोन लेने का, अगेन 50 लाख रेस करने का, और लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है 11%। तो यहाँ पर सर रोहित भाई को एज अ पार्टनर उनको जो डिसीजन लेना है, मतलब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था ना, उनका ऑथोरिटी था, रोहित भाई का ऑथोरिटी है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू बोरो फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ विराट भाई और धोनी भाई, या ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो उस केस में रोहित भाई को सर क्या डिसीजन लेना चाहिए? वो डिसीजन लेना चाहिए विच इज एज पर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, मतलब विच इज एज पर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। तो फर्म के लिए कौन सा एडवांटेज रहेगा सर? फर्म के लिए ऑप्शन नंबर 1 एडवांटेज रहेगा। तो रोहित भाई को वो डिसीजन लेना है जो फर्म के लिए फायदेमंद हो, तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। उसके बाद सेकंड क्या है? रोहित भाई को सर रेंडर करना है फुल इन्फॉर्मेशन। मतलब जब रोहित भाई जब पैसा रेस करने जाएंगे तो उन्हें विराट भाई को और धोनी भाई को बताना पड़ेगा, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास डिबेंचर एक ऑप्शन है, हमारे पास एक बैंक लोन ऑप्शन है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ रहा है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ रहा है। ठीक है, तो रोहित भाई को सर हर तरह का इंफॉर्मेशन, जब वो फंड्स लेने जाएंगे ना, फंड्स लेने जाएंगे तो उन्हें हर तरह का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसको? विराट भाई को और धोनी भाई को। क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ एजेंसी, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, करेक्ट? तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, ग्रेटेस्ट एडवांटेज में बिजनेस को रन करना है। गुड फेथ, मतलब गुड फेथ होना चाहिए। मतलब रोहित भाई को सर, रोहित भाई जब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे ना तो उनको ट्रू डिस्क्लोजर देना है। मतलब रोहित भाई कुछ छिपाएंगे नहीं। अगर रोहित भाई ने कुछ छिपा दिया तो फिर उसका मतलब रोहित भाई ने अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं किया। तो रोहित भाई सर कुछ छिपा नहीं सकते, उनको अपना ड्यूटी फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? लास्ट में क्या? ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। तो हाँ, और जब अगर मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट में क्या है सर? टू गिव ट्रू अकाउंट्स। मतलब अगर मान लो विराट भाई और धोनी भाई अगर मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगते रोहित भाई से, तो रोहित भाई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो भी ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है,
तो सर क्या क्या पार्टनर्स का ड्यूटीज है सर? पहले तो क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज है उस हिसाब से उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स, गुड फेथ में जो मतलब जो भी वो क्या बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे वो गुड फेथ में डिस्क्लोज होना चाहिए। एंड लास्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हें देना पड़ेगा, ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वेस्टेड बाय अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो ये है सर हमारा 4 पॉइंट्स। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, रेंडर फुल इंफॉर्मेशन, गुड फेथ ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड बाउंड टू गिव ट्रू अकाउंट्स टू अदर पार्टनर्स। ठीक है, अगर अदर पार्टनर्स बोलते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंट्स का, तो फिर यू आर मतलब क्या बोलते हैं, यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स। क्लियर है? तो सर ये हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट कि पार्टनर्स का ड्यूटीज क्या है, 4 ड्यूटीज है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर अ लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। सर ये क्या है सर, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर अ लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड? देखो क्या है, अगर कोई पार्टनर ने सर क्या किया है, फ्रॉड कमिट किया है, पार्टनर ने क्या किया सर, फ्रॉड कमिट किया है, मतलब मान लो कोई धांधलेबाजी किया है, कोई स्कैम किया है, ठीक है, देन ही मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म। मतलब मान लो उसने, जैसे हमने फ्रॉड का डेफिनेशन पढ़ा था सर, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देना, कोई चीज छुपा देना। तो अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कमिट करता है तो ही मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट, एंड जो भी अमाउंट वो लेके आएगा इट शैल बी डिवाइडेड अमंग दी पार्टनर्स। कहने का मतलब सिंपल है सर, अगर कोई पार्टनर मान लो सर, जैसे मान लो यहाँ पर सर आरबीएन को है, मान लो यहाँ पर फॉर सपोज रोहित भाई ने सर कोई फ्रॉड कर दिया, तो अब उस फ्रॉड के वजह से अगर आरवीएन एंड को कोई नुकसान होता है, अगर उस फ्रॉड के वजह से उनको कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा, रोहित भाई। तो रोहित भाई को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा टू द फर्म। तो वही लिखा हुआ, एनी पार्टनर अगर फ्रॉड कमिट करता है तो उसे उस लॉस का इंडेमनिफिकेशन करना पड़ेगा टुवर्ड्स द फर्म, और जो भी पैसा आएगा फर्म में वो डिवाइड हो जाएगा अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर है सर? बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सिंपल है, अगर कोई भी एक पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसके वजह से जो भी नुकसान होता है फर्म को, उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया। तो फर्स्ट है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सेकंड है सर, पार्टनर अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा फर्म को कोई भी नुकसान के लिए। नेक्स्ट है सर, पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होगा। मैंने बोला था चैप्टर किसके ऊपर, राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर। तो क्वेश्चन आता है सर, पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटी क्या क्या होगा, पार्टनर्स का राइट्स क्या क्या होगा एंड ड्यूटीज क्या होगा। तो लॉ कहता है, देखो अगर तुमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया है तो फिर एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज बोला गया है वही राइट्स एंड ड्यूटीज होने वाला है। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, मेंशन कर दिया, लेकिन अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है सर, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो फिर एज पर दी एक्ट, तो राइट्स एंड ड्यूटीज होगा एज पर दी एक्ट। मतलब जो एक्ट कहता है वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल है सर, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है राइट्स एंड ड्यूटीज, तो फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो फॉलो द एक्ट। तो देखो क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, the mutual rights and duties, so the mutual rights and duties of the partner shall be determined by the contract and such contract may be express or implied। तो सर राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन होगा, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब कहने का मतलब सिंपल है सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एज पर द एक्ट। सर सच कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ऑन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है सर, ये क्या है, सच कॉन्ट्रैक्ट में चेंज, कहने का मतलब क्या है सर, अगर तुम्हें राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज करना है सर, मतलब अगर मान लो कोई पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज करना है तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सर कंसेंट लगेगा ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। समझ में आया? मतलब अगर सर कोई पार्टनर का राइट्स चेंज करना है या ड्यूटीज चेंज करना है तो हमें कंसेंट लगेगा। जैसे मान लो हमें रोहित भाई का कुछ ड्यूटीज चेंज करना है, तो फिर विराट भाई और धोनी भाई को हाँ बोलना पड़ेगा, तभी जाके रोहित भाई का ड्यूटीज चेंज होगा। तो अगर हमें कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज करना है तो हर पार्टनर का कंसेंट लगने वाला है। क्लियर है सर? लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, लास्ट वाला पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। देखो देखो अब इस पॉइंट को सर हम कैसे कनेक्ट करते हैं विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, एक बार हम पॉइंट पढ़ लेते सर। पॉइंट लिखा हुआ है कि सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। सर हमें कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन सर हम ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार आप समझा दीजिए। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर तुम कोई भी अग्रीमेंट करते हो, पहले तो मैं जनरल प्रोविजन लिख देता हूँ, अगर तुमने कोई भी अग्रीमेंट किया इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वो क्या माना जाता है, वर्ड माना जाता है।
लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था सर, याद है? एक्सेप्शन क्या है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक अग्रीमेंट कर सकते हैं कि दे विल नॉट कैरी सिमिलर बिजनेस, दे विल नॉट कैरी सिमिलर बिजनेस, they will not carry similar business and in a specified local limits, correct? वो similar business नहीं कैरी करेंगे एंड स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में कैरी नहीं करेंगे, तो इस केस में ये अग्रीमेंट क्या माना जाएगा सर? वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सेम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी ये कहता है, अगर तुमने कोई ऐसा अग्रीमेंट किया है जहां पर तुम कोई पार्टनर को रोक रहे हो, कोई पार्टनर को रोक रहे हो टू कैरी सिमिलर बिजनेस एंड विद इन द लोकल लिमिट्स, तो अगेन क्या माना जाएगा सर? वैलिड माना जाएगा। लेकिन अब देखो, लेकिन अगर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर तुमने एक मतलब अगर तुमने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट किया है कि वो क्या बोलते हैं सर? डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस, अगर वो डिफरेंट बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, तो उस केस में तो अग्रीमेंट क्या होगा सर? वॉइड होगा, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस तो तुम कैरी कर ही सकते हो, तुम सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, अग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन अगर तुमने कोई अग्रीमेंट किया डिफरेंट बिजनेस कैरी करने का, तो डिफरेंट बिजनेस तो सर कैरी कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट है तो क्या माना जाएगा सर? वॉइड माना जाएगा, ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, क्या कहता है सर? नॉट विथ स्टैंडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कर रहा है सर? ओवर राइड कर रहा है, कंपनीज एक्ट को ओवर राइड कर रहा है, मतलब कंपनीज एक्ट को उसने क्या किया है? मतलब पीछे छोड़ दिया, मतलब कंपनीज एक्ट के ऊपर आ गया पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट कंपनी एक्ट मतलब सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट जो है सर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आ गया, और पार्टनरशिप एक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ओवरराइड कर रहा है। और ओवरराइड कहते हुए क्या बोल रहा है पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट ये बोल रहा है कि एक पार्टनर अगर अग्रीमेंट कर रहा है अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, अगर वो कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या अग्रीमेंट? कि डिफरेंट बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस केस में भी ये अग्रीमेंट वैलिड माना जाए। समझ में आ रहा है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अग्रीमेंट करते हैं कि वो सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेंगे, सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेंगे या फिर डिफरेंट बिजनेस कैरी नहीं करेंगे, दोनों केसेस में अग्रीमेंट वैलिड है। और अल्टीमेटली फिर सर क्या होने वाला है? वी हैव टू फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ओवरराइड कर रहा है। तो इसका मतलब साहब हमारा कंक्लूजन ये निकला कि कोई कंटेनिंग पार्टनर के साथ अगर अग्रीमेंट हो रहा है कि वो कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर सकता, ना ही सिमिलर बिजनेस ना ही डिफरेंट बिजनेस, तो याद रखना ये अग्रीमेंट हर वक्त वैलिड माना जाएगा। मतलब तुम डिफरेंट बिजनेस भी कैरी नहीं कर सकते एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट ओवरराइड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो क्या लिखा है, सच कॉन्ट्रैक्ट्स मे प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शॉल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस while he is a partner, मतलब वो कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर सकता, ना ही सिमिलर ना ही डिफरेंट। उस केस में ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। याद रखना, नॉट विथ स्टैंडिंग, इट इज ओवर राइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है सर? सर हमें बहुत ही अच्छे समझ में आ गया, थैंक यू सर। ओके ठीक है, आगे चलते। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। सर बिजनेस कंडक्ट करने में, जब मतलब बिजनेस को जब तुम चलाओगे, जब फर्म का धंधा चलाओगे, तो तुम्हारा क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज है, देख लो। हर पार्टनर का राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, ओब्वियसली सर। हर पार्टनर को अपना ड्यूटीज परफॉर्म करना पड़ेगा डिलीजेंटली। डिलीजेंटली को मतलब सर समझदारी, समझदारी है ना, चलाक चलाक, थोड़ा चलाकी से बिजनेस करो, ठीक है। तो राइट टू पार्टिसिपेट, परफॉर्म योर ड्यूटीज डिलीजेंटली। उसके बाद सर क्या है, हर पार्टनर का राइट है अपना ओपिनियन। सर हमारा अपना राइट है कि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करें, है ना। वो जैसे तुम देखते नहीं हो आजकल रील में पीओवी पीओवी, तो हर पार्टनर का वो राइट है टू एक्सप्रेस हिज पीओवी एंड मस्ट बी कंसल्टेड, मतलब हर पार्टनर को तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब हर पार्टनर का राइट है ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, और तुम्हें उसे कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो सर बिजनेस चलाने के लिए पार्टनर का क्या राइट्स है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, तुमको उससे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ड्यूटी क्या है कि उसको डिलीजेंटली अपना ड्यूटीज परफॉर्म करना पड़ेगा। सर अगर कोई डिफरेंसेस हुआ, ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो हो सकता है सर, अगर कोई भी डिसीजन आज तुम लोगे तो वो डिसीजन हो सकता है डिफरेंसेस हो, कोई पार्टनर हाँ बोलेगा, कोई पार्टनर ना बोलेगा। अब अगर सर कोई पार्टनर हाँ बोल रहे हैं, कोई पार्टनर ना बोल रहा है, तो फिर क्वेश्चन आता है सर हम फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम डिसीजन कैसे लेंगे? तो लॉ कहता है तुम जो भी डिसीजन लोगे इट शैल बी डिसाइडेड बाय वे ऑफ
मेजॉरिटी, इट शैल बी डिसाइडेड बाय वे ऑफ मेजॉरिटी। तो सर मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी डिफरेंसेस है तो तुम चेक करना कि क्या तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी है तो तुम डिसीजन लेना, और अगर मेजॉरिटी नहीं है तो डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर है सर? नेक्स्ट सर, नो चेंज शॉल बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर। सर ये हमने ऊपर ही पढ़ा, देखो ऊपर मैंने क्या बोला, अगर कोई पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटी चेंज करना है तो भी कंसेंट लेना पड़ेगा, और अगर बिजनेस का नेचर चेंज करना है तो भी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लेना पड़ेगा। याद रखना यूनानिमस कंसेंट है सर। सर यहाँ हर जगह तुम यूनानिमस कंसेंट देखोगे, तुम्हें देखो आगे भी हम पढ़ेंगे इनकमिंग पार्टनर, वहां भी तुम्हें यूनानिमस कंसेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ भी याद रखना, बिजनेस चेंज करना है यूनानिमस कंसेंट, राइट्स एंड ड्यूटी चेंज करना है तो भी यूनानिमस कंसेंट। हाँ याद रखना, अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए तुम्हें मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए अगर तुम कंसेंट रख दी ऑल द पार्टनर्स तो पॉसिबल ही नहीं है कोई डिसीजन लेना। क्लियर? और लास्ट में क्या सर, हर पार्टनर का राइट है टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी। सर ये तीन चीज हमें याद रखना है क्योंकि आगे भी काम आएगा। एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी। एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी। एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी। सर क्या है एक्सेस, क्या है इंस्पेक्ट, क्या कॉपी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। और अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पूरा राइट है टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी। समझ में आया बच्चा? तो याद रखना, राइट टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर पार्टनर्स का क्या क्या ड्यूटीज है सर? तो याद रखना वो मतलब वो क्या करता है सर, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना ड्यूटीज लीगली परफॉर्म करेगा, अपना ओपिनियन देगा, मेजोरिटी से डिसाइड होगा। कोई भी चेंज करना है तुम्हें क्या बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस में, तो हर पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद सर राइट टू एक्सेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट एंड कॉपी। ठीक है? अच्छा सर, अब मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या बोला था कि जो भी तुम डिसीजन लोगे वो क्या लोगे, बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, एंड हर पार्टनर का राइट है टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। मतलब हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। याद रखना, हर पार्टनर का राइट है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सर क्या अगर मान लो कोई पार्टनर को तुम रोक रहे हो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर रोहित भाई है, यहाँ पर विराट भाई है, और यहाँ पर धोनी भाई है। तो विराट भाई और धोनी भाई दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों ने एकदम मतलब ऐसा संगठन बना लिया, और वो रोहित भाई को ना बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे। मतलब कहने का मतलब है कि वो रोहित भाई का ना ही कोई ओपिनियन सुन रहे, ना उनसे कंसल्टेशन ले रहे, ना उनसे वो डिसीजन लेने के पहले कुछ पूछ रहे, ना वो पूछ रहे ना बता रहे। मतलब रोहित भाई को उन्होंने पूरा कॉर्नर कर दिया, कॉर्नर, है ना, रोहित भाई को उन्होंने पूरा कॉर्नर कर दिया। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है सर, फिर रोहित भाई क्या कर सकते, रोहित भाई करे तो करे क्या? तो रोहित भाई सर यहाँ पर क्या करेंगे, वो कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, और सर क्या करेंगे, एक सूट फाइल करेंगे और बोलेंगे कि सर देखिए ये हमें रोक रहा है तो आप इन्हें रोकिए, ये हमें रोक रहा है तो आप इन्हें रोकिए। तो देखो क्या होगा, कोर्ट बाय एन इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब रिस्ट्रेन, कोर्ट बाय एन इंजंक्शन विल रिस्ट्रेन द अदर पार्टनर्स फ्रॉम डूइंग सो। मतलब अगर कोई पार्टनर तुम्हें रोक रहा है, इफ अ पार्टनर इज प्रिक्लूडेड, मतलब अगर पार्टनर को तुम रोक रहे हो फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, तो कोर्ट रिस्ट्रेन करेगा अदर पार्टनर्स को कि भाई रुक जाओ, उसे तुम रोक नहीं सकते। ठीक है? एंड इफ ही विशेस देन, हाँ देखो देखो ऑब्वियसली मैंने अगर तुम्हें याद होगा, देखो रोहित भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, एक तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर पास करेगा फॉर इंजंक्शन कि सर वो बोलेंगे कि भाई देख सर देखिए ये हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, तो आप इन्हें बोलिए कि दे विल अलाउ मी टू पार्टिसिपेट। दिस इज द फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल विद द रोहित भाई। सेकंड रेमेडी क्या है, हाँ याद है तुम्हें, हमने पढ़ा था कि अगर अगर मान लो क्या हो रहा है सर, मिसकंडक्ट हो रहा है या परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो रहा है या जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, तो उस केस में फिर कोई पार्टनर चाहे तो वो कोर्ट में जा सकता है फॉर डिसोल्यूशन, वो चाहे तो जा सकता है फॉर डिसोल्यूशन। अगर कोर्ट को सेटिस्फाइड है तो कोर्ट फिर ऑर्डर पास कर देगा फॉर डिसोल्यूशन। और जस्ट एंड इक्विटेबल में याद है हमने पढ़ा था डेडलॉक, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है या पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, करेक्ट, वो अपना चेहरा नहीं देखना चाहते, तो उस केस में याद रखना कोर्ट के पास तो यहाँ पर दो ऑप्शन, या तो तुम कोर्ट के पास जाओगे बोलोगे सर अलाउ मी टू पार्टिसिपेट, या फिर तुम कोर्ट के पास जाके बोल सकते हो सर आप इस फॉर्म को डिसॉल्व कर दीजिए क्योंकि ये लोग मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे। ठीक है? तो तुम कोर्ट के पास जा सकते हो और सूट फाइल कर सकते हो। क्लियर है? तो सर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो चाहे तो कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है? हाउएवर, लेकिन सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि रोहित भाई के पास सिर्फ लिमिटेड पावर्स है, तो उस केस में याद रखना कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। याद रखना कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है? हाँ इसमें एक चीज लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें याद आ रहा है कि तुम कोर्ट के पास तो जा सकते हो, रोहित भाई यहाँ पर कोर्ट के पास जाके सूट तो फाइल कर सकते हैं फॉर इंजंक्शन, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें याद है तो हमने बोला था अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है,
अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो फिर तुम सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम चाहो तो कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो फॉर डिसोल्यूशन इवन दो फर्म इज अनरजिस्टर्ड। ये हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर या अगेंस्ट द फर्म एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, ये चीज याद रखना। हो सकता है इंश्योर ऐसा मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दे, तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे कि फर्म रजिस्टर्ड है तो वो कोर्ट में जा सकता है पार्टनर और कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा इंजंक्शन का या फिर डिसोल्यूशन का। ठीक है, लेकिन अगर लिमिटेड पावर है, कॉन्ट्रैक्ट में ही बोल दिया है कि सर रोहित भाई सिर्फ लिमिटेड पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो फिर रोहित भाई सर कोर्ट के पास नहीं जा सकते, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आते हैं सर, ये तो हो गया बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। सर बहुत ही सिंपल है, देखो मैं बताता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला बेसिक है सर, पार्टिसिपेट वाला बेसिक है, ओपिनियन शेयर करना, कंसल्टेशन लेना बेसिक है, ड्यूटीज परफॉर्म करोगे डिलीजेंटली वो भी बेसिक है, कोई भी डिसीजन लोगे तो मेजोरिटी से लिया जाएगा, बेसिक है। तो ये सब तो बेसिक पॉइंट है, ये तो इजीली तुम्हें याद आ जाएगा। अब आते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल लाइबिलिटीज। पार्टनर्स के क्या क्या म्यूचुअल राइट्स है। सबसे पहला, अब सर ये होता है, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ऑफ द यूनिट नंबर 2। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा जो अभी आ रहा है, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन। सर पार्टनर्स, हम तुम्हें अगर याद है तुमने क्लास 12 में पढ़ा है, पार्टनर्स को रेमुनरेशन नहीं मिलता अनलेस एंड अंटिल पार्टनरशिप डीड में मेंशन, याद है इसलिए ऊपर में लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही रेमुनरेशन, मतलब सर अगर कहने का मतलब ये है, अगर हम रेमुनरेशन का डिस्कस करें सर, रेमुनरेशन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तो फिर उस केस में रेमुनरेशन मिलेगा, रेमुनरेशन विल बी अलाउड, रेमुनरेशन अलाउ किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। सो अगर पार्टनरशिप डीड में तुमने रेमुनरेशन मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में फिर तुम चेक करना, क्या चेक करना कि डीड में तो सर मेंशन नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई कस्टम्स, कोई कस्टम है या यहाँ पर क्या कोई ट्रेडिशन है, मतलब जहां कस्टम है या ट्रेडिशन है, मतलब सर कस्टम ट्रेडिशन मतलब कि फर्म जो है सर वो पार्टनर्स को रेमुनरेशन देते हुए चले आ रहे हैं, वो पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 5 साल से, मतलब फर्म का एक कस्टम है, फर्म का एक रिवाज है कि वो हर पार्टनर को रेमुनरेशन देता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, अगर कस्टम या ट्रेडिशन है तब तो फिर तुमको रेमुनरेशन देना ही पड़ेगा। अगर तुमने रेमुनरेशन नहीं दिया तो फिर पार्टनर सूट फाइल कर सकता है तुम्हारे अगेंस्ट। और सर अगर कस्टम या ट्रेडिशन नहीं है तो उस केस में तो तुम रेमुनरेशन, मतलब फर्म विल नॉट गिव एनी रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। सर एक एग्जांपल, सर एक एग्जांपल प्लीज प्लीज। तो देखो ध्यान से देखो एग्जांपल, मान लो रोहित भाई, विराट भाई, धोनी भाई, पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में उन्होंने रेमुनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा क्योंकि उनका ध्यान है बिजनेस करने पे, उनका रेमुनरेशन पे कोई ध्यान नहीं है सर। वाह वाह क्या बात बोले सर आपने। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है, ये फर्म चले आ रहा है और फर्म ने पिछले 5 सालों में सर रोहित भाई को, विराट भाई को और धोनी भाई को सबको रेमुनरेशन दिया, मान लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख का, 1 लाख का, ठीक है, 5 साल से देते हुए आ रहे, लेकिन डीड में मेंशन नहीं है सर। अब 6th ईयर में क्या होता है सर, 6th ईयर में फर्म ने रोहित भाई को, विराट भाई को तो दिया रेमुनरेशन 1 लाख 1 लाख का, लेकिन धोनी भाई को भूल गया। तो अब धोनी भाई ने केस फाइल कर दिया कि सर मुझे रेमुनरेशन मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि कस्टम्स है। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि हाँ धोनी भाई इज करेक्ट, धोनी भाई को रेमुनरेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, क्योंकि देयर इज अ कस्टम्स, देयर इज अ कस्टम या इट इज कस्टमरी फॉर द फर्म टू पे रेमुनरेशन। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डिटेल में नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर तुम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो सर कि फर्स्ट लिखोगे पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक रेमुनरेशन अनलेस एंड अंटिल इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड या सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर सेकंड लिखोगे हाउएवर इवन इफ देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन प्रोवाइडेड एज पर द क्या बोलते हैं, एज पर द यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग्स। मतलब सबसे पहले तो लिखोगे पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन, however partners are entitled to remuneration either as per an express agreement, मतलब as per a partnership deed, और as per the usual course of dealings। फिर नीचे लिखोगे thus whenever it is customary for the firm to pay remuneration to the partners, तो उस केस में पार्टनर is entitled to receive such या to receive या recover such remuneration from the firm। तो 3 पॉइंट्स हो गया, फर्स्ट लिखोगे नॉट एंटाइटल्ड रेमुनरेशन, सेकंड लिखोगे हाउएवर एंटाइटल्ड रेमुनरेशन एज पर दी
एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। और सेकंड लिखोगे व्हेनेवर देयर इज अ कस्टमरी प्रैक्टिस या ट्रेड कस्टम है टू गिव रेम्यूनरेशन, तो उस केस में पार्टनर के पास पूरा हक है कि वो रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है फ्रॉम द फर्म। ठीक है। नेक्स्ट सर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो हमने बोला ये सर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को दोनों को हम शेयर करेंगे इक्वली अनलेस एंड अनटिल अग्रीमेंट में मेंशन्ड है। अगर अग्रीमेंट में कोई रेशियो मेंशन्ड है तो फिर वी विल फॉलो द अग्रीमेंट, क्लियर है सर? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट आता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। देखो दोनों पॉइंट्स को हम एक बार में कवर कर देंगे। अगर तुम्हें याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें, अगर कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है, मतलब अगर पार्टनरशिप में कुछ मेंशन नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड, सॉरी एक मिनट, मैंने सर यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तब तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में सर मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन ही नहीं है इंटरेस्ट के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा सर? हम चेक करेंगे कि क्या मतलब अगर डीड में मेंशन नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या कि क्या सर कोई ट्रेड कस्टम है, ठीक है, या फिर सर क्या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ठीक है, अगर ट्रेड कस्टम है या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीन केसेस मिलेगा, आइदर एक्सप्रेस एग्रीमेंट या ट्रेड कस्टम या एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कब मिलेगा? आइदर वो मेंशन्ड डीड में या फिर कस्टम या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस क्या है? मतलब अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो हम, अगर तुम्हें याद है, पार्टनर का राइट है टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। चाहे तुम पार्टनरशिप डीड में लिखो या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखो, याद रखना अगर पार्टनर लोन या एडवांसेस देता है फर्म को तो पार्टनर का अधिकार है 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डीड में मेंशन हो या ना मेंशन हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस में 6% तो पार्टनर को मिलने वाला है, पार्टनर का पूरा अधिकार है। तो अब क्वेश्चन आता है सर, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बोला और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर बोला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कब मिलेगा? या तो डीड में मेंशन्ड है या फिर ट्रेड कस्टम है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा, मतलब टिल व्हेन, और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस कब तक मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमें कब तक मिलेगा? टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस हमें कब तक मिलेगा सर? टिल द डेट द लोन इज रीपेड। सर ये क्या है, इन दोनों में सर क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझाइए हमें। देखो ध्यान से, हाँ तो अगर तुम्हें याद है, मान लो फर्म का डिसोल्यूशन होता है यहाँ पर, इस डेट में फर्म का डिसोल्यूशन, अगर तुम्हें याद है फर्म डिसॉल्व होता है, उसके बाद शुरू होता है क्या सर? वाइंडिंग अप। उसके बाद शुरू होता है प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। और अगर तुम्हें याद है पार्टनर के पास वो अथॉरिटी है कि वो वाइंडिंग अप करा सकता है, एसेट्स वगैरह बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ करा सकता है। ठीक है, जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था, यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था। तो डिसोल्यूशन के बाद वाइंडिंग अप होता है। अब यहाँ पर क्या होगा सर? वाइंडिंग अप होने के बाद डिसोल्यूशन होगा, फिर वाइंडिंग अप स्टार्ट होगा। जब वाइंडिंग अप क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा सर? सारे एसेट्स हम बेच देंगे और सारे लाइबिलिटीज को हम रीपे कर देंगे। यहाँ पर रीपे करेंगे, कब रीपे करेंगे? यहाँ पर जब वाइंडिंग अप खत्म हो गया, मतलब बेचे एसेट बेचने के बाद हम सब कुछ रीपे कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर डेट ऑफ डिसोल्यूशन मान लो ये है 25 फरवरी 2025। सर लाइबिलिटीज तुम सब कुछ, मतलब तुमने सब कुछ लाइबिलिटीज रीपे कर दिया एसेट्स बेच के, कब तक? 5 फरवरी तक तुमने सब कुछ रीपे कर दिया। तो क्वेश्चन आता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहां तक मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखो मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, या तो मेंशन्ड है कस्टम से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा सर? टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्योंकि ऐसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं मिलता, वो तभी मिलता है जब कस्टम से या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मतलब कोई लॉ अगर कहता है या इनकम टैक्स कहता है। तो ऑब्वियस का बात है सर, ऑब्वियसली कि इंटरेस्ट कैपिटल कहां था? टिल डेट ऑफ डिसोल्यूशन ही मिलेगा, उसके बाद तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल तो पहले भी नहीं मिलता है, बस वो तो इसीलिए मिल जाता है कि चलो एज पर ट्रेड कस्टम से तो मिल जाता है। तो इंटरेस्ट कैपिटल कब तक मिलेगा? टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा राइट है टू रिसीव, चाहे फर्म हो फर्म ना हो। तो याद रखना लोन एडवांसेस का इंटरेस्ट कब तक मिलेगा सर?
जब तक तुम्हें लोन एडवांसेस रीपे ना कर दिया जाए तब तक। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा 5 तारीख तक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा? 25 फरवरी, ये 5 मार्च है, सॉरी 5 मार्च है। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा? 25 फेब। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस कब तक मिलेगा? टिल 5 मार्च। तो ये है क्या हमारा प्रोविजन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेएबल टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। इंटरेस्ट कब पे होगा? आइदर एक्सप्रेस अग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डेट, या ट्रेड कस्टम्स, या स्टैट्यूटरी प्रोविजन। और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लोन कंपल्सरी है 6% और कब तक पे किया जाएगा? टिल इट इज रीपेड, मतलब टिल इट इज पेड। जब तक पेमेंट ना हो तब तक इंटरेस्ट चलता जाएगा। वाह क्या बात बोला सर आपने, मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो ये हमारा म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज अभी तक का सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा है वो है रेमुनरेशन वाला। रेमुनरेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। लास्ट एक और राइट्स बचा, एक और राइट्स एंड लायबिलिटीज बचा कि फर्म, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, फर्म शॉल इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब फर्म शॉल कंपेंसेट अ पार्टनर। फर्म जो है वो पार्टनर को कंपेंसेट करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इंकर्ड बाय हिम। सर फर्म शॉल इंडेमनीफाई अ पार्टनर फॉर liabilities incurred by him, for liabilities incurred by him in ordinary conduct of business, in ordinary conduct of business। मतलब सर फर्म जो है वो पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटीज incurred by him in ordinary conduct of business। कहने का मतलब क्या है सर? मान लो ये फर्म है RVD को, ठीक है। अब क्या होता है सर, इन इस फर्म मान लो इन फर्म ने फॉर एग्जांपल लेट से एक क्या बोलते हैं सर, एक आईपैड परचेज किया, ठीक है। और इस आईपैड का पेमेंट जो है वो धोनी भाई ने किया। ये आईपैड जो परचेज किया था सर ओब्वियसली ये तो फर्म के नाम पे था, है ना, और ये आईपैड किसके लिए था? फर्म के लिए था। लेकिन पेमेंट किसने किया? धोनी भाई ने किया। मान लो 1,20,000 का पेमेंट जो है वो धोनी भाई ने किया फॉर परचेज ऑफ आईपैड, ठीक है। आईपैड परचेज के लिए धोनी भाई ने पेमेंट किया। अब आईपैड किसके लिए लिया था? फर्म के लिए था। तो फिर क्वेश्चन आता है फर्म क्या धोनी भाई फर्म से रीइंबर्स करवा सकते अपने आप को? क्या धोनी भाई फर्म से रीइंबर्स करवा सकते अपने आप को? तो फिर ओब्वियसली लॉ कहता है उस केस में क्या कि क्योंकि यहाँ पर तुमने ये जो आईपैड है किसके लिए परचेस किया था? फर्म के लिए परचेस किया। पेमेंट किसने किया? धोनी भाई ने। तो उस केस में याद रखना फर्म क्या करेगा? धोनी भाई को इंडेमनीफाई करेगा, मतलब रीइंबर्स करेगा जो भी खर्चा धोनी भाई ने किया। तो 1,20,000 धोनी भाई को मिल जाएगा। कौन देगा सर? फर्म देगा, ठीक है। तो याद रखना फर्म शॉल इंडेमनीफाई। तो याद रखना फर्म शॉल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो याद रखना फर्म क्या करेगा सर? इंडेमनीफाई करेगा। फर्म क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा फॉर एनी लायबिलिटीज इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेकंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सर, in doing an act in an emergency for the purpose of protecting the firm as a man of ordinary prudence would do। देखो फर्म अगेन इंडेमनीफाई करेगा फॉर एनी लायबिलिटीज इनकर्ड during an emergency for the purpose of protecting the firm as a man of ordinary prudence would do। कहने का मतलब क्या है सर? अगर इमरजेंसी में मान लो सर एग्जांपल यहाँ रोहित भाई है सर, रोहित भाई का काम क्या था? फंड्स बोरो करना। लेकिन अब क्या होता है सर, विराट भाई और धोनी भाई जो है ना वो तो चले गए हैं थाईलैंड, वो चले गए हैं थाईलैंड, ठीक है। और मान लो सर ये जो उन्होंने जूते का बिजनेस किया ना, जो शॉप है वहां पर मान लो सर क्या हो जाता है, फायर लग जाता है, या मान लो पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, फायर लग जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ भी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जो 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 शॉप में जो जूते रखे हुए ना वो जूते क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। तो फिर रोहित भाई ने क्या किया, इन जूतों को क्या किया है, इन शूज को रोहित भाई ने क्या किया है, मान लो पहले क्या किया, बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल शूज को बेच दिया, ठीक है। और कैसे बेचा है? मान लो शूज का मार्केट प्राइस था, मान लो मार्केट प्राइस शूज का, मान लो मार्केट प्राइस, तो शूज का मार्केट प्राइस कितना था? मान लो मार्केट प्राइस था 1,500 रुपए। और उन्होंने क्योंकि यहाँ पर ये हो गया था, आग लग गया था, तो रोहित भाई को बेचना पड़ा। भाई आग लग गया तो बेचना पड़ेगा ना, नहीं तो शूज तो कचरा हो जाएगा, शूज तो जल के राख हो जाएगा। तो उन्हें बेचना पड़ा, मजबूरी में बेचना पड़ा। तो उन्होंने बेचा मान लो 1,000 रुपए में, क्योंकि मजबूरी में बेचा है, क्या कर सकते बेचारे। अब ये नुकसान हो गया 500 रुपए का, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर क्या मुझे बताओ, क्या ये जो पार्टनर रोहित भाई, क्या रोहित भाई लायबल होंगे टू बियर द लॉस ऑफ ₹500? तो ऑब्वियसली आंसर इज नो। क्यों सर?
क्योंकि रोहित भाई, इवन दो रोहित भाई के पास ऑथोरिटी नहीं था शूज बेचने का, लेकिन रोहित भाई ने क्यों किया सर ये? क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी था, यहाँ पर इन्होंने फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, जो एक कोई भी आम आदमी करता, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू। तो क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी करता, उन्होंने वो काम किया है, और क्योंकि यहाँ पर एक इमरजेंसी था, उन्हें करना ही पड़ता ताकि फर्म को वो प्रोटेक्ट कर सके फॉर द लॉस। तो इस केस में ये 500 रुपए का जो लॉस है, इसके लिए याद रखना रोहित भाई लायबल नहीं होने वाले हैं। सर एक और क्वेश्चन, रोहित भाई लायबल नहीं होंगे, ठीक है सर। मान लो रोहित भाई ने कुछ खर्चा किए शूज बेचने के लिए, उन्होंने मान लो कुछ खर्चा किए, कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, तो क्या रोहित भाई वो एक्सपेंसेस इंडेमनीफाई करा सकते हैं फ्रॉम द फर्म? तो आंसर इज यस, तुम इंडेमनीफाई भी करा सकते हो, और अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए तुम लायबल नहीं होने वाले। तो वही लिखा हुआ है, फर्म जो है पार्टनर को इंडेमनीफाई करता है दो सिचुएशन में, एक बिजनेस को चलाने के लिए, और एक अगर इमरजेंसी होता है टू प्रोटेक्ट द फर्म एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, तो उस केस में भी इंडेमनीफाई किया जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या है सर, अ पार्टनर फर्म को कब इंडेमनीफाई करेगा सर? फॉर एनी विलफुल नेग्लेक्ट, मतलब अगर पार्टनर ने कोई नेग्लिजेंस कर दिया, या पार्टनर ने अगर कोई चोरी कर लिया, फ्रॉड कर लिया, जिसकी वजह से फर्म को नुकसान होता है, तो उस केस में पार्टनर विल इंडेमनीफाई द फर्म। ठीक है, वेरी गुड सर। सर ये हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ऊपर। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सर ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है सर? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी देखो मैं बताता हूँ। तुमने बैलेंस शीट देखा होगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल सर, जैसे बैलेंस शीट तो अभी ठीक है सर, बैलेंस शीट तो बना लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है सर। जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं एक बार। सर आप तो सर लॉ पढ़ा रहे हो, ये अकाउंटिंग में क्यों आते हो सर? आप ऐसे घूम, आप डिस्ट्रैक्ट दिखाते हो सर। अरे तुम सुनो तो, ध्यान से सुनो तो, मेरा बात तो सुनो ध्यान से कि क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं। देखो मान लो रोहित भाई ने कैश लाया, ठीक है, कैश लाया 1 लाख का टू स्टार्ट आरवीडीएन को। मतलब रोहित भाई ने सर बेसिकली कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का। क्या क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? तो एंट्री क्या होगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, कितने का? 1 लाख का। तो सर ये जो कैपिटल लाया, ये किसने लाया है? पार्टनर ने लाया, ठीक है सर। सेकंड और क्या हो सकता है? मान लो सर विराट भाई के पास एक क्या बोलते हैं सर, एक प्रॉपर्टी था। विराट भाई के पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो विराट भाई ने सोचा ये काम करते हैं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी भी मैं क्या बोलता हूँ, फर्म को दे देता हूँ। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं फर्म को दे देता हूँ, है ना। तो ये 50 लाख का प्रॉपर्टी है, उन्होंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी फर्म को दे दिया। तो जब फर्म को दे दिया तो फर्म इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे? तुमने कमर्शियल प्रॉपर्टी दिया फर्म को, तो फर्म को क्या मिला? प्रॉपर्टी मिला, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू विराट से मिला, तो विराट कैपिटल अकाउंट। तो विराट ने यहाँ पर कैपिटल लाया है, लेकिन इन काइंड। रोहित भाई ने इन कैश और इन्होंने इन काइंड प्रॉपर्टी लाया, ताकि वो जूते का बिजनेस कर सके ना, क्योंकि दुकान खोलना है ना, तो उसके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए। विराट भाई का प्रॉपर्टी था, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसको दे दिया? फर्म को दे दिया, कि फर्म इसे यूज करे, ठीक है। अच्छा, सेकंड सर क्या है? थर्ड, ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद मान लो इन्होंने धंधा शुरू किया, और बाद में मान लो फर्म ने क्या किया, फर्म ने मान लो फर्म, ये जो फर्म है आरबीडीएन को, इन्होंने परचेस कर लिया एक, क्या बोलते हैं सर, लेट्स से एक फर्नीचर, फर्नीचर परचेस कर लिया, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा सर? फर्म ने परचेस किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मान लो 5 लाख का फर्नीचर है, तो ये किसने परचेस किया था? फर्म ने। ये हो गया सर। और लास्ट में मान लो सर क्या होता है कि ये जो फर्म है सर, ठीक है, ये जो फर्म है, इन्होंने क्या किया, एक और दूसरे फर्म को परचेस कर लिया। इन्होंने क्या किया सर? एक दूसरे फर्म को परचेस कर लिया। आरबीडीएन को ने एक मान लो रिंकू, ये रिंकू एंड को परचेस कर लिया, ठीक है। रिंकू एंड को जब उन्होंने परचेस किया ना सर, तो इन्होंने क्या किया, रिंकू एंड को परचेस किया, ठीक है। तो रिंकू एंड को जब उन्होंने परचेस किया, तो रिंकू एंड को का सर जो वैल्यू है वो है 50 लाख रुपए। उस रिंकू एंड को जो फर्म है, उस फर्म का वैल्यू 50 लाख। लेकिन जब उन्होंने परचेस किया तो उन्होंने पेमेंट किया 60 लाख। कितना पे किया? 60 लाख। तो सर ये जो 10 लाख एक्सेस पेमेंट किया, ये क्या है? गुडविल। ये क्या है? गुडविल। समझ में आया? तो 50 लाख का वैल्यू है, 60 लाख का पेमेंट हुआ है, तो 10 लाख का गुडविल निकला है। तो गुडविल क्या निकलता है सर? गुडविल मतलब
जो तुमने पेमेंट किया है इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू, एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो एक्स्ट्रा, जो प्रीमियम अमाउंट पे किया, प्रीमियम उसे कहते हैं गुडविल, जो प्रीमियम अमाउंट पे किया, ठीक है। तो ये हो गया सर 10 लाख। अब सर हम क्या करते हैं, फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फर्म के बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा सर, एक तो आएगा फर्नीचर सर, एक आएगा यहाँ पर कैपिटल, ठीक है, एक आएगा यहाँ पर प्रॉपर्टी, एक आएगा यहाँ पर कैश इन हैंड, ठीक है, और एक आएगा यहाँ पर गुडविल। ये सब आ गया। तो सर ये सब क्या है, अल्टीमेटली क्या है ये सब पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी तो हुआ, ये सब पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है, मतलब ये सब पार्टनरशिप फर्म का क्या है, एसेट्स है, उनका एसेट्स है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है सर, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी देखो शॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या कंसिस्ट करेगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, देखो ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर्स हैव ब्रॉट, देखो ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर्स हैव ब्रॉट, मतलब यहाँ पर पार्टनर ने क्या लेके आया सर, पार्टनर ने एक तो कैश लेके आया 1 लाख का, और एक प्रॉपर्टी लेके आया। तो ये कौन लेके आया, कैश एंड प्रॉपर्टी कौन लेके आया, पार्टनर लेके आ रहा है, पार्टनर लेके आ रहा है, पार्टनर ने फर्म को दिया, तो वो क्या हो गया, फर्म का प्रॉपर्टी, पार्टनर ने फर्म को दे दिया तो फर्म का प्रॉपर्टी। तो ऑल द प्रॉपर्टी विच द पार्टनर्स हैव ब्रॉट एज देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ऑल द प्रॉपर्टी विच द पार्टनर्स हैव ब्रॉट एज देयर कंट्रीब्यूशन। सेकंड, ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच द acquired by the firm, acquired by the firm in the course of business, मतलब यहाँ पर सर क्या प्रॉपर्टी फर्म ने खरीदा, फर्नीचर फर्म ने खरीदा, और फर्नीचर फर्म ने खरीदा। तो सर एक तो वो प्रॉपर्टी जो पार्टनर लेके आता है, एक वो प्रॉपर्टी जो फर्म खरीदता है, और एक गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल, ये जो गुडविल है ये भी क्या होता है सर, फर्म का प्रॉपर्टी। तो सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में 3 चीज आता है, एक तो जो पार्टनर लेके आ रहा है, एक जो फर्म खुद खरीद रहा है, और एक फर्म का गुडविल, और एक गुडविल, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो लास्ट में क्या लिखा है सर, अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी बन जाता है जस्ट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट। कहने का मतलब सर ये है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये रोहित भाई के पास मान लो एक BMW कार, ठीक है, ये रोहित भाई के पास BMW कार है, मतलब उनका ये पर्सनल कार है, ठीक है, ये उनका पर्सनल कार है। अब रोहित भाई क्या करते हैं ना, ये कार यूज करते रहते हैं, ठीक है, फॉर दी बिजनेस पर्पस, मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। मतलब फर्म का जो भी बिजनेस होता है ना, मतलब अब इनको फंड्स बोरो करना पड़ता है तो बैंक के पास जाना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है ना, तो फर्म के जो बिजनेस है, फर्म के बिजनेस के लिए मीटिंग वगैरह करने के लिए वो अपना पर्सनल कार यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, जब वो अपना पर्सनल कार यूज कर रहे हैं फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए, तो क्या मैं ये मान लूंगा कि ये कार पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो, कार पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए। ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कब हो जाएगा सर, जब ये कार अपना, जब रोहित भाई अपना कार किसको दे देंगे, फर्म को दे देंगे कि भाई तुम रख लो चलो, तब ये किसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई तुम्हारा पर्सनल एसेट है और तुम उसे यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो फिर इवन दो तुम उसे फर्म के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, बट स्टिल इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड इट इज नॉट अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो वही लिखा हो देखो, वेयर अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पार्टनर बट एंड डज नॉट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप, मतलब है तो पार्टनर का लेकिन डज नॉट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप जस्ट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस। तो इवन दो मतलब वो पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हारा, अगर तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है सर, इवन दो तुम फर्म के लिए यूज कर रहे हो स्टिल इट इज नॉट अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कब बनता है, जब तुम उसे फर्म को दे देते हो, जब उसे फर्म को तुम दे देते हो, ठीक है। तो ये हो गया सर एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मुझे बताओ फर्म का जो प्रॉपर्टी है और वो सर क्या पर्पस के लिए यूज होगा, ऑब्वियसली फर्म के पर्पस के लिए होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक है सर, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। अब आगे चलते हैं, अब आगे आता है सर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था सर, हमारा ऊपर में एक रेमुनेशन वाला इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्ट वाला इंपॉर्टेंट था, और इमरजेंसी वाला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सर पर्सनल प्रॉफिट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सनल प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा है, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट डिराइव कर रहा है, या तो वो प्रॉफिट डिराइव कर रहा है खुद के लिए फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, मतलब अगर, मतलब कहने का मतलब पार्टनर डिराइव्स एनी पर्सनल प्रॉफिट बाय हैविंग अ ट्रांजेक्शन विद द फर्म
या फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करके या फर्म के नाम से। मतलब सिंपल है, अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट डिराइव कर रहा है, पर्सनल प्रॉफिट, बाय यूजिंग द नेम ऑफ द फर्म या बाय हैविंग अ ट्रांजैक्शन विद द फर्म, तो ही शॉल पे दैट प्रॉफिट टू द फर्म। और या फिर अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है सर, सिमिलर बिजनेस कैरी कर रहा है, तो उस केस में भी याद रखना, ही शुड पे टू द फर्म ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। अब क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए ना हमें सर, क्योंकि आपने बोला ना सर इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझा दीजिए ना सर। देखो ध्यान से, मान लो आरवीडी है सर, मैंने क्या बोला था, धोनी भाई का क्या काम था, जूता खरीदना और जूता बेचना। तो धोनी भाई का काम क्या था, परचेज शूज। ठीक है, तो धोनी भाई ने क्या किया ना, धोनी भाई ने क्या किया था, ये जो शूज है ना, इन्होंने अपने नाम से परचेस कर लिया था। किसके नाम से, अपने नाम से परचेस कर लिया था। और एक एक शूज इन्होंने मान लो सर 500 रुपए में परचेस किया, 500 रुपीज अपने नाम से। ठीक है, और अपने पास उन्होंने होल्ड करके रखा, मतलब अपने पास उन्होंने रखा, 500 रुपए करके जूता खरीदा और अपने पास रख लिया। ठीक है, अब बाद में क्या होता है सर, बाद में क्या होता है, मान लो क्या बोलते हैं सर, जो शूज का जो मार्केट प्राइस है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और शूज का मार्केट प्राइस हो जाता है मान लो 1200 रुपये। कितना हो जाता है, 1200 रुपये। ठीक है, शूज का मार्केट प्राइस कितना हो जाता है, 1200 रुपये हो जाते हैं। अब धोनी भाई बहुत स्मार्ट है, धोनी भाई ने देखा कि मैंने तो जूता खरीद कर रखा था खुद के लिए, मतलब मैंने अपने नाम से खरीदा था जूता, और मैंने उसे होल्ड करके रखा, 500 रुपये में खरीदा। अब धोनी भाई ने क्या देखा कि मार्केट प्राइस हो गया 1200, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हूँ धोनी, मैंने जो जूता खरीदा ना, मैं यही जूता बेच देता हूँ अपने फर्म को, मैं खुद के फर्म को ही बेच देता हूँ। 500 रुपये में खरीदा ना, 500 रुपये में खरीदा, बेच दूंगा 1200 रुपये में, और क्या होगा, 700 रुपये का मुनाफा। एक तो ये मुनाफा, प्लस जो फर्म उसको बेचेगा, जो फर्म का प्रॉफिट है, उसमें भी धोनी भाई का शेयर आ जाएगा। तो धोनी भाई के तो सर मजे, डबल मजे। एक तो फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें भी धोनी भाई का शेयर, और फिर धोनी भाई ने जो बेचा है 700 रुपए का प्रॉफिट, वो भी धोनी भाई का प्रॉफिट। तो धोनी भाई का क्या हो रहा है, डबल मजे। तो फिर लॉ कहता है तुम डबल मजे नहीं कर सकते हो। तुमने यहाँ पर ये जो पर्सनल प्रॉफिट, धोनी भाई ने जो 700 रुपए पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, धोनी भाई ने जानबूझ के क्या किया, अपने नाम से खरीद लिया 500 रुपए में, और फिर उसी सामान को बेच दिया 1200 रुपए में। तो धोनी भाई ने यहाँ पर जानबूझ के अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाया। तो ये पर्सनल प्रॉफिट धोनी भाई को वापस देना पड़ेगा, किसको, फर्म को देना पड़ेगा। तो नॉर्मली धोनी भाई क्या करना चाहिए था, धोनी भाई को यही यही जूते क्या करना चाहिए था, फर्म के नाम से खरीदना चाहिए था, लेकिन धोनी भाई ने क्या किया, अपने नाम से खरीदा, फिर वही जूते फर्म को बेचा प्रॉफिट में। तो वो पर्सनल प्रॉफिट धोनी भाई को फर्म को वापस देना पड़ेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में, जब हम वो देखेंगे तो तुम्हें सेम पॉइंट्स मिल जाएगा। तो याद रखना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये पर्सनल प्रॉफिट तुम्हें फर्म को देना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा कोई अग्रीमेंट है फर्म के साथ, तो फिर पर्सनल प्रॉफिट तुम्हें वापस फर्म को देने का जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट, देखो अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट डिराइव कर रहा है फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन विद द फर्म, तो फिर ही शॉल पे द प्रॉफिट बैक टू द फर्म। या फिर अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है, सिमिलर कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, हमने पहले ही बोला था कि एक पार्टनर जो है सर वो सिमिलर बिजनेस क्या करेगा, अगर तुमने कोई अग्रीमेंट किया है कोई पार्टनर के साथ कि वो सिमिलर बिजनेस कैरी ना करे, तो वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। उसके बाद भी वो क्या कर रहा है सर, सिमिलर बिजनेस कैरी कर रहा है, तो उस केस में भी सर अगर उसने कुछ प्रॉफिट कमा लिया वो सिमिलर बिजनेस करके भी, तो वो प्रॉफिट भी उसको वापस फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर है, तो दो केस में तुम्हें अपना पर्सनल प्रॉफिट फर्म को वापस देना पड़ता है। पर्सनल प्रॉफिट फर्म को कब दोगे, या तो तुमने फर्म के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसमें तुमने प्रॉफिट अर्न किया है, या फिर तुमने क्या किया सर, फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया पहला, या फिर मान लो तुमने क्या किया, कोई सिमिलर बिजनेस कैरी किया और तुमने प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट भी तुमको फर्म को देना पड़ेगा। तो दो केसेस याद रखना, एक पर्सनल ट्रांजेक्शन तुमने किया फर्म के साथ, तो उस केस में जो प्रॉफिट कमाया पर्सनल प्रॉफिट पे बैक, और अगर कोई सिमिलर बिजनेस करके अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो प्रॉफिट भी तुमको फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रॉफिट वाला। उसके बाद क्या है सर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कहने का मतलब सिंपल है सर, पार्टनरशिप फर्म में सर कुछ भी हो, पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी हो सर, कुछ भी मतलब चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो सर, चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे बिजनेस का नेचर चेंज हो, चाहे कुछ भी हो सर, कुछ भी हो, याद रखना राइट्स एंड ड्यूटीज रिमेन सेम। मतलब डेथ हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, बिजनेस चेंज हो, कुछ भी हो सर,
राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन सेम। ठीक है, ये हमने याद है ऊपर में ही पढ़ा है कि राइट्स एंड ड्यूटीज अगर तुम्हें चेंज करना है तो हर पार्टनर का कंसेंट लगेगा, हर पार्टनर का कंसेंट लगेगा। क्लियर है सर? अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज। अब देखो, अब यहां पर मैं तुम्हें टॉपिक्स, देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है सर, जो टॉपिक्स है तुम्हारे इसमें वो कंसेप्ट क्या है, थोड़े मतलब क्या बोलते हैं, सेपरेटेड है, मतलब स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड। तो वो कंसेप्ट स्कैटर्ड है, तो हम उस कंसेप्ट को मिला के पढ़ेंगे। जब हम उस कंसेप्ट को मिला के पढ़ेंगे ना, तो उससे फायदा क्या होगा, हम अपना आंसर भी लिख पाएंगे और हमारे पास कंटेंट भी होगा और हमारे पास क्लैरिटी भी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 पॉइंट्स है, मैं 4 पॉइंट्स तुमको एक साथ लिखवाने वाला हूं, 4 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि पार्टनर जो है सर वो फर्म का क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा। पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी में। सर पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, क्या क्या चीज के लिए एजेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये लाइन तुमको याद करके रखनी, ठीक है, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। उसके बाद तुम्हें एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो इसके साथ, कि पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, पार्टनर एजेंट भी होता है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो, पार्टनर प्रिंसिपल कैसे होता है, जब वो खुद के लिए डिसीजन लेता है, और एजेंट कब होता है, जब वो किसी और पार्टनर्स के लिए डिसीजन लेता है। तो ये 3 पॉइंट्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट होता है, पार्टनर इज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, और प्रिंसिपल कैसे होता है सर, जब वो डिसीजन लेता है खुद के लिए, और एजेंट कैसे होता है, जब वो डिसीजन लेता है किसके लिए, फर्म के लिए। तो देखो मैं सारा पॉइंट्स पहले लिख देता हूँ, बेटर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पार्टनर इज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है सर, पार्टनर प्रिंसिपल भी है, पार्टनर एजेंट भी है। ठीक है सर, पार्टनर प्रिंसिपल कैसे है, प्रिंसिपल कब माना जाएगा, व्हेन ही एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, जब वो खुद के लिए एक्ट करता है तो प्रिंसिपल, और जब वो दूसरों के लिए एक्ट करता है, ही एक्ट्स फॉर अदर पार्टनर्स, तब वो क्या हो जाता है, एजेंट। इसको अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे मैंने नोट्स में वो चीज लिखा नहीं है, बट तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। एक और पॉइंट तुमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्या पॉइंट है सर, देखो एक होता है सर नॉर्मल एजेंट, और एक होता है पार्टनर, पार्टनर एज एन एजेंट। देखो एक होता है पार्टनर एज एन एजेंट, और एक होता है सर नॉर्मल एजेंट। ठीक है, तो पार्टनर एज एन एजेंट और नॉर्मल एजेंट के बीच का सर डिफरेंस क्या है, जरा आप हमें बता दीजिए। देखो एक नॉर्मल एजेंट क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेता है, उसको कोई भी लेना देना नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब है। मतलब मान लो तुम्हें लैंड बेचना है, तुमने एक एजेंट को अपॉइंट किया, वो एजेंट सिर्फ उस लैंड के ऊपर कमीशन लेगा, दैट्स इट। उसे उस लैंड से कोई मतलब नहीं है सर, उस लैंड से, तुम्हारे गुड्स से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। लेकिन पार्टनर एज एन एजेंट है ना सर, उनको किस चीज से मतलब है सर, उनको फर्म के बिजनेस से मतलब है। मतलब पार्टनर एज एन एजेंट का सर उनका इंटरेस्ट है, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है ओवर दी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनर का इंटरेस्ट है, पार्टनर का जॉइंट इंटरेस्ट है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनर ऐसा नहीं कि सब कि धंधा चलेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं, नहीं, पार्टनर का इंटरेस्ट होता है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो इसलिए पार्टनर जो है वो अपना बिजनेस बहुत ही डिलीजेंटली कैरी करते हैं। तो एक नॉर्मल एजेंट तो क्या है सर, नॉर्मल एजेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, नो इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल, बट एक पार्टनर एज एन एजेंट हैज एन इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्यों सर, क्यों इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व होगा तो अल्टीमेटली वो फर्म का एसेट्स किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सर पार्टनर्स के बीच में। तो इसीलिए पार्टनर हैज एन इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, लेकिन नॉर्मल एजेंट डज नॉट हैव एन इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल। तो हमें ये लिखना है सर कि पार्टनर एज एन एजेंट हैज एन इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, वेरेस नॉर्मल एजेंट जो होता है सर, वो क्या है, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें लिखना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कब कब लिखना है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, एजेंट वाला जब भी कंसेप्ट हमें लिखना पड़ेगा तो ये 4 पॉइंट्स, ही इज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, ही एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, तो प्रिंसिपल, एक्ट्स फॉर अदर पार्टनर्स, तो एजेंट। Partner as an agent has an interest over the property of the firm, whereas normal agent does not have an interest over the property of the principal. क्लियर है सर,
ये 4 पॉइंट्स है। तो ये पहला टॉपिक है एजेंट वाला। देखो मैं अभी समझा होगा, मैंने अभी तक समझाया नहीं, मैं बस पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। तो पार्टनर जो है वो एजेंट है, ये तो सर हमें पता था। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट क्या है, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला कि एक पार्टनर जो है सर वो क्या कर सकता है, बिजनेस कैरी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, है ना, बिहाफ ऑफ फर्म में बिजनेस कैरी करेगा, म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन आता है अगर वो पार्टनर बिजनेस कैरी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ठीक है, तो वो कौन कौन से डिसीजन ले सकता है। एक पार्टनर जो है वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन सा बिजनेस, मतलब कौन कौन सा डिसीजन नहीं सर, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन कर सकता है, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो लॉ कहता है यहां पर तुम चेक करना दो चीज, कि उस पार्टनर के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है, या फिर उस पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी क्या है, ठीक है। अगर पार्टनर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है फर्म के बिहाफ में जो उसके ऑथोरिटी के विद इन, मतलब इट इज विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी, विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी, अगर विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी है तो उस केस में क्या होगा सर, वो ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, वैलिड होगा, उस केस के लिए फर्म लायबल होगा, फर्म विल बी लायबल, ठीक है। लेकिन अगर आउटसाइड द स्कोप ऑफ एक्सप्रेस ऑथोरिटी, आउटसाइड द स्कोप, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होगा, पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है। जैसे मान लो सर फॉर एग्जांपल हमने ऊपर में पढ़ा कि क्या बोलते हैं, रोहित भाई का काम क्या था, फंड्स बोरो करना, लेकिन मान हमने क्लियरली मेंशन किया था रोहित भाई का क्या काम किया, बोरो करना, लेकिन रोहित भाई ने क्या क्या, मान लो कोई रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, तो भाई रोहित भाई का तो अथॉरिटी नहीं है रॉ मटेरियल परचेस करने का, रॉ मटेरियल परचेस करने का अथॉरिटी किसके पास है, धोनी भाई के पास है। तो अगर रोहित भाई ने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया तो फिर उस केस में क्या होगा, आउटसाइड द स्कोप, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी के बाहर में, क्योंकि एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है यहाँ पर, टू बोरो द फंड्स, लेकिन उसने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, तो उस केस में फिर क्या होगा, रोहित भाई विल बी पर्सनली लायबल फॉर दैट परचेज ऑफ शूज, फॉर दैट परचेज ऑफ शूज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, इंप्लाइड अथॉरिटी, सेम, अगर विद इन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी है तो फिर फर्म लायबल होगा सर, लेकिन अगर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी है तो उस केस में पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल। तो सर क्वेश्चन आता है अगर फर्म के, अगर इंप्लाइड, देखो अगर विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ फर्म है, सॉरी विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर है, तब तो फर्म लायबल होगा, और अगर तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी तो फिर पार्टनर लायबल होगा। सर एक्सप्रेस अथॉरिटी तो चलो हमें समझ में आ गया कि जो मेंशन्ड है, जैसे हमने रोहित भाई, विराट भाई, धोनी भाई का मेंशन कर दिया कि तुम्हारा ये रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर ये इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे पता चलेगा सर, मतलब हमें तो ये नहीं समझ आता इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होगा फिर, मतलब जो आपने बोला है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन विद इन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी करते हो तो फर्म लायबल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सर फिर व्हाट इज इंप्लाइड अथॉरिटी, मतलब रोहित भाई और विराट भाई, धोनी भाई के पास अगर मान लो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि रोहित भाई का ये ड्यूटी है या धोनी भाई का ये ड्यूटी है, विराट भाई अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया तो फिर व्हाट इज इंप्लाइड, ऐसा क्या इंप्लाइड माना जाएगा। तो देखो इंप्लाइड अथॉरिटी क्या माना जाएगा सर, एनी ट्रांजेक्शन अगर कोई पार्टनर करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, किसके लिए सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर तुम करते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, प्लस अगर वो ट्रांजेक्शन तुमने फर्म के नाम में किया है, तो उस केस में याद रखना दिस इज विद इन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, एंड उस केस में फर्म विल ऑलवेज बी लायबल। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम कर रहे हो तो याद रखना उस केस में हर वक्त फर्म लायबल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पार्टनर कुछ भी चुट्टामी करे, पार्टनर उसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर ले, पार्टनर उसे फर्म को छुपा ले, कुछ भी कर ले, अगर वो पार्टनर ने ट्रांजेक्शन किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म के नाम से, तो स्ट्रेट अवे फर्म लायबल हो जाएगा। ये है इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब कोई भी एक्ट अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म के नाम में, तो याद रखना दैट एक्ट विल बाइंड द फर्म, विल बाइंड द फर्म एंड फर्म विल बी लायबल। सर आप थोड़ा बता दीजिए फिर एग्जांपल, अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बताओ। अब देखो अब आते हैं सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर, कि सर आप बताइए कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हम मानेंगे इन द नेचर ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो मान लो गुड्स बेचना क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो वो गुड्स बेच सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स।
सेकंड सर गुड्स बाई करना, ये भी क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, करेक्ट। अच्छा सर अगर मान लो आप कोई ट्रेडिंग फर्म हो तो आप फंड्स भी बोरो कर सकते हो, फंड्स बोरो कर सकते हो। अगर क्या ट्रेडिंग, अगर क्या हो सर ट्रेडिंग फर्म हो तो ये भी क्या माना जाएगा, इंप्लाइड ऑथोरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये सब क्या है सर, क्या माना जाएगा, इंप्लाइड मतलब क्या, विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, पैसा बोरो करना, ठीक है, ये सब क्या माना जाएगा सर, विद इन द स्कोप ऑफ इंप्लाइड ऑथोरिटी। ये देखो मैंने यहां पर भी लिखा है सर, क्या क्या स्कोप ऑफ, देखो बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, अच्छा प्लेज करना सर, सेटल करना, चेक इश्यू करना, फंड्स बोरो करना और लॉयर को अपॉइंट करना। तो यहाँ पर जैसे मान लो लॉयर को अपॉइंट करना, तो ये भी क्या माना जाएगा सर, क्या माना जाएगा, लॉयर को अपॉइंट करना क्या माना जाएगा सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सर गुड्स बेचना, गुड्स बाय करना, या फिर प्लेज करना, फंड्स बोरो करना, या फिर लॉयर को अपॉइंट करना, तो ये सब क्या माना जाता है सर, ये सब माना जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। और इस केस में फर्म विल ऑलवेज बी लायबल। याद रखना बोरो करना ट्रेडिंग फर्म, अगर तुम ट्रेडिंग फर्म हो तुम बोरो कर रहे हो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, लेकिन मान लो अगर मान लो तुम्हारा एक लीगल फर्म, मान लो तुम्हारा एडवोकेट है, तुमने एक एडवोकेट मतलब एक एडवोकेट फर्म है तुम्हारा, बेसिकली एडवोकेट फर्म है, लीगल फर्म है, तो अगर लीगल फर्म है तो फिर अगर मान लो कोई पार्टनर बोरो कर रहा है तो फिर वो क्या है सर, दैट इज नॉट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए सर। ये देखो अगर कोई पार्टनर फंड्स बोरो कर रहा है ना तो सर क्या वो इंप्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा, तो चेक करना कि वो फर्म कौन सा फर्म है, क्या वो ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना, गुड्स खरीदता है गुड्स बेचता है, तो उस केस में फिर याद रखना इट इज विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी और फर्म लायबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो ट्रेडिंग फर्म नहीं है, मान लो वो लीगल फर्म है, कोई कोई लीगल फर्म है या कोई सीए फर्म है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक पार्टनर ने बोरो किया, तो जो पार्टनर ने बोरो किया ना दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है, वो तुम्हारे इंप्लाइड ऑथोरिटी के बाहर है, और उस केस में याद रखना पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो इंप्लाइड ऑथोरिटी मतलब क्या है, इंप्लाइड देखो जब ऑथोरिटी एक्सप्रेस नहीं है ना, जब मतलब डीड में मेंशन ही नहीं है, कुछ मेंशन ही नहीं है, तब फिर इंप्लाइड ऑथोरिटी कम्स इनटू पिक्चर। और इंप्लाइड ऑथोरिटी पार्टनर के लिए कब माना जाता है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो, फर्म के नाम पे करते हो, तो वो इंप्लाइड ऑथोरिटी है, एंड फर्म इज ऑलवेज लायबल। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या हो सकता है सर, गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना, फंड्स बोरो करना ट्रेडिंग फर्म के केस में, लॉयर अपॉइंट करना, या फिर प्लेजिंग वगैरह करना, ये सब क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाता है, इसके लिए फर्म लायबल होगा। इसके अलावा अगर कुछ होता है सर, अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो देखो आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या क्या हो सकता है सर, सर सबमिट अ डिस्प्यूट, मतलब अगर तुम्हें कोई केस फाइल करना है तो तुम्हारे पास इंप्लाइड ऑथोरिटी नहीं है, याद रखना तुम्हारे पास इंप्लाइड ऑथोरिटी नहीं है, तुम्हें हर पार्टनर का क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, तुम्हारे पास इंप्लाइड ऑथोरिटी नहीं है। ये देखो पार्टनर डज नॉट हैव द फॉलोइंग इंप्लाइड ऑथोरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप में कुछ मेंशन नहीं है तो याद रखना डिस्प्यूट सबमिट करना is outside the scope of implied authority. Next, बैंक अकाउंट अगर तुम ओपन कर रहे हो वो भी अपने नाम में, तो अगेन इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। सेकंड, कोई क्लेम को क्या कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, सेटल कर रहे हो या माफ कर रहे हो, मतलब किसी से पैसा लेना है और उसको उससे या तो तुमने माफ कर दिया या सेटलमेंट कर लिया, तो वो भी क्या आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, फर्म लायबल नहीं होगा, पार्टनर विल बी पर्सनल लायबल। अगर सूट विड्रॉ करना है तो अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। कोई लाइबिलिटी को एडमिट करना है, मतलब तुमने मान लिया, कोई पार्टनर ने मान लिया कि सर हाँ सर मेरा गलती हो गया, तो दैट इज अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी, यहाँ पर फर्म लायबल नहीं होगा, फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तुम पर्सनल लायबल हो गए। कोई तुमने प्रॉपर्टी खरीदा तो वो भी अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। प्रॉपर्टी बेचा तो भी आउटसाइड द स्कोप, और अगर तुम कोई पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। तो सर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या है, ये स्पेशल केसेस, मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो बता रहा हूं कैसे याद रखना, ठीक है। आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी में क्या क्या आता है देखो, केस फाइल करना, डिस्प्यूट सबमिट करना, से क्या करना डिस्प्यूट सबमिट करना, आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। सर बैंक अकाउंट ओपन करना, डिस्प्यूट सबमिट करना, बैंक अकाउंट ओपन करना। क्लेम को कॉम्प्रोमाइज करना, सूट विड्रॉ करना या लाइबिलिटी को एडमिट करना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ठीक है, और लास्ट में क्या सर पार्टनरशिप में एंटर करना। तो देखो बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी खरीदना प्रॉपर्टी बेचना आउटसाइड द स्कोप है, बैंक अकाउंट खोलना आउटसाइड द स्कोप है, क्लेम सेटल करना आउटसाइड द स्कोप है, लाइव सूट या तो केस विड्रॉ करना या डिस्प्यूट सबमिट करना या लाइबिलिटी एडमिट करना आउटसाइड द स्कोप है, और लास्ट में कोई पार्टनरशिप में एंटर करना वो भी क्या आउटसाइड द स्कोप। याद रखना
ये केसेस में याद रखना, ये जो केसेस है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, अगर कुछ अग्रीमेंट वगैरह नहीं है, एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं है, तो इन केसेस में याद रखना फर्म विल नेवर बी लायबल, पार्टनर पर्सनली लायबल होता है, पार्टनर पर्सनली लायबल होता है। तो ये है सर हमारा इंप्लाइड अथॉरिटी। तो एजेंट वाला पॉइंट एक है, याद रखना पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट, अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो यहाँ पर फर्म लायबल होता है। देखो अगर पार्टनर एजेंट है ना, पार्टनर अल्टीमेटली क्या एजेंट है, उसने ट्रांजेक्शन किया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा, फर्म लायबल होगा। सेकंड, अगर कोई पार्टनर एक्ट करता है विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी, मतलब इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द नेम ऑफ फर्म, तो अगेन यहाँ पर कौन लायबल होता है, फर्म लायबल होता है। अगर पार्टनर एजेंट है तो फर्म लायबल। अगर पार्टनर ने एक्ट किया इंप्लाइड अथॉरिटी में, मतलब इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द नेम ऑफ फर्म, तो अगेन कौन लायबल होगा, फर्म लायबल होगा। प्लस प्लस यहाँ पर से और 2 पॉइंट्स क्या बन जाएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं फर्म लायबल होगा, फर्म लायबल होगा, इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर मैं फर्म लायबल बोल रहा हूं मतलब क्या, पार्टनर्स आर जॉइंटली, क्योंकि अल्टीमेटली सर फर्म अलग नहीं है, फर्म और पार्टनर नॉट अ सेपरेट एंटिटी, फर्म और पार्टनर एक ही है, तो इसलिए पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। और लास्ट में याद रखना, अगर कोई पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया, क्या किया है सर, रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, और वो एक्ट क्या था, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था और फर्म के नाम पे था, तो उस केस में अगेन फर्म विल बिकम लायबल। तो सर 4 चीजें, पार्टनर एज एन एजेंट, पार्टनर एक्टिंग विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या होता है, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। और अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो अगेन फर्म विल बी लायबल। मतलब चारों केसेस में सर क्या होता है, फर्म इज ऑलवेज लायबल, ये चारों केसेस, partner acting as an agent, partner acting within the employed authority, partners are jointly and severally liable for any act done by the partner within the scope of employed authority, है ना। एंड लास्ट में अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन द नेम ऑफ फर्म, तो अगेन फर्म इज लायबल। तो चारों केसेस में फर्म लायबल होता है। तो जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, इससे रिलेटेड एजेंट या ऑथोरिटी, मतलब ऑथोरिटी से रिलेटेड, इंप्लॉयड ऑथोरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो ये चारों पॉइंट्स तुमको लिखना है, चारों पॉइंट्स, ये तुम्हारा कंटेंट है, ये चारों पॉइंट्स तुमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एजेंट के बारे में लिखना, इंप्लॉयड अथॉरिटी के बारे में लिखना, जॉइंटली सेवरली को लिखना, रॉन्गफुल एक्ट के बारे में लिखना। अब सर ये आपने कहाँ लिखा, जरा बता दो हमें। एजेंट वाला पॉइंट देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें वो 4 पॉइंट्स ऐड कर देना जो मैंने तुम्हें ऊपर में लिखवाया, ठीक है। ये जो ऊपर में हमने लिखा है ना, इसको ऐड कर लेना प्लीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ गया वो पॉइंट्स, सर वो पॉइंट्स कहाँ गया सर, हाँ ये देखो, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक्ट्स और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स। फिर इंप्लाइड, देखो पार्टनर के पास क्या है, इंप्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म। देखो एनी एक्ट ऑफ अ पार्टनर, any act done by a partner to carry on ordinary business, any act done by a partner to carry on ordinary business binds the firm provided it is done in the name of the firm, and thus such authority is known as implied authority. तो any मतलब any act done by a partner to carry on the ordinary business binds the firm provided done in the name of the firm, and इस authority को क्या कहते हैं, implied authority। क्या क्या implied authority में कवर नहीं है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर मैंने बोल दिया एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एक्ट्स विद इन, ये सब मैंने बोल दिया, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एंड दस ही बाइंड्स अदर पार्टनर्स। ये वाला पॉइंट याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, वो वाला जो पॉइंट 4 पॉइंट मैंने लिखा है वो याद रखना। इंप्लाइड अथॉरिटी में ये वाला याद रखना, बोरो फंड्स, बोरो फंड्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद सर आपने बाकी जो 2 पॉइंट बोला वो कहा है सर, वो कहा है सर, ये देखो लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स, फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय द पार्टनर्स अंडर द एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी। मतलब पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय अ पार्टनर, डन बाय अ पार्टनर या डन बाय अ फर्म अंडर द एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी। याद रखना पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली responsible, partners are jointly and severally responsible। next क्या है सर, देखो the firm is liable, the firm is liable for any loss or injury, the firm is liable for any loss or injury, for any loss or injury caused to a third party by a wrongful act। अगर तुमने कोई wrongful act किया है, कोई wrongful act किया है जिसके वजह से सामने वाले पार्टी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इंजुरी हो रहा है, तो उस केस में फर्म लायबल है प्रोवाइडेड एक्ट इज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। अगेन मैंने बोला था वही, प्रोवाइडेड इट इज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद इन द अथॉरिटी ऑफ, देखो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, फर्म के नाम पे होना चाहिए एंड विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पार्टनर्स आर
जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है, एंड सेकेंड याद रखना फर्म इज लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विच कॉजेज लॉस और इंजुरी टू अ थर्ड पार्टी, ठीक है, विच कॉजेज लॉस और इंजुरी थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड सच एक्ट इज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद इन द ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर। तो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। एजेंट वाला पॉइंट, implied authority कि any act done by the partner in ordinary course of business will bind the firm, partners are jointly and severally responsible, and firm will be liable for any wrongful act done by a partner which causes loss or injury to third party provided such act is done in the ordinary course of business and within the authority of partners। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा कुछ, अब देखो मैं तुम्हारे कुछ केस लॉस के ऊपर आ जाता हूँ, जो केस क्वेश्चन है, केस सिनारियोस। ठीक है, जैसे एक मैं फटाफट ले रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से फॉलो करना। ABC एंड को है मान लो, ठीक है, उसमें पार्टनर बी है, पार्टनर बी ने मान लो शूज परचेज किया था, ठीक है, और वो उसने शूज क्या किया, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, पर्सनल पर्पस के लिए। तो क्वेश्चन आता है क्या फर्म लायबल होगा? आंसर इज यस, फर्म लायबल होगा। क्यों सर? क्योंकि तुमने शूज परचेज किया विच इज विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी, तो उस केस के लिए इवन दो तुमने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर फर्म लायबल होगा, फर्म विल बी लायबल। क्यों? क्योंकि दिस एक्टिविटी इज डन विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। अच्छा, अगर पार्टली पर्सनल पर्पस, पार्टली फर्म के लिए दे दिया, तो अगेन अगेन फर्म विल बी लायबल। ठीक है, पार्टली हो फुल्ली हो फर्म लायबल होगा सर। अगर मान लो एक और ABC है, कोई पार्टनर है बी, उसने फंड्स बोरो कर लिया, ठीक है, मान लो ये क्या है सर, ट्रेडिंग फर्म, वो भी उसने फंड्स बोरो किया बिना पूछे बोरो कर लिया, तो बताओ क्या फर्म विल बी लायबल? आंसर इज यस, अगेन फर्म इज लायबल। क्यों? क्योंकि फंड्स बोरो करना अगेन विद इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखना कि चेक करना क्या तुम्हारे, देखो कोई भी केस के बाद चेक करना क्या तुम्हारे वो ऑथोरिटी के स्कोप में। अगर कोई भी पार्टनर एक्ट करता है जो उसके ऑथोरिटी के स्कोप में, तो याद रखना फर्म इज ऑलवेज लायबल, फर्म इज ऑलवेज लायबल। ये 4 पॉइंट्स अच्छे से, ये 4 पॉइंट्स विल बी पार्ट ऑफ प्रोविजन। एजेंट वाला, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल, रॉन्गफुल एक्ट वाला, और ये क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑथोरिटी वाला। ये 4 पॉइंट्स विल बी पार्ट ऑफ योर एवरी आंसर जहां पर ये ऐसा क्वेश्चन आए कि फर्म लायबल हो गया, पार्टनर लायबल होगा, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं सर। नेक्स्ट अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर का जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी है ना सर, उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको हम रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। सर सर आप ना मतलब सर आप ना कुछ ज्यादा ही नहीं मतलब कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते हो सर। ना सर पढ़ने का जरूरत थोड़ी है सर, मैं तो सर 40 मार्क्स रखना है, आप क्यों मुझे इतना पढ़ा रहे हो? अब चुपचाप सुनो, ठीक है मेरा बात। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब कहने का मतलब क्या है सर, लॉ ये कहता है कि पार्टनर का जो इंप्लाइड ऑथोरिटी है, क्या है सर, इंप्लाइड ऑथोरिटी है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। सर एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। करेक्ट, तो देखो क्या लिखा हुआ है सर, एग्जांपल में आता हूं, रुको एक मिनट। implied authority may be extended or restricted with the consent of all the partners। so पहला पॉइंट क्या, extended restricted with all the with the consent of all the partners। अब मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनो, ठीक है, अब एग्जांपल ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़ा रोहित भाई, विराट भाई, धोनी भाई को एक बार साइड करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारे बुक का कोई मतलब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ABC एंड को है, 3 पार्टनर है ABC। ए का काम क्या था सर, गुड्स परचेस करना एंड सेल करना। बी का काम क्या था सर, बी का काम था अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, मान लो रुक एक, हाँ ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। और सी का काम क्या था सर, सी का काम था बैंकिंग, बैंक अकाउंट्स मेंटेन करना, मतलब जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उनको संभालना। ठीक है, मतलब सी जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट देख रहा है, बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज वगैरह सब कुछ, और ए देख रहा है परचेज एंड सेल। ठीक है, अब इस फर्म ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम ऑथोरिटी को क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज क्या चेंज करेंगे, ए को हम बोलेंगे तुम बुक्स ऑफ अकाउंट संभालो, ए को बोलेंगे तुम बुक्स ऑफ अकाउंट संभालो, बी को बोलेंगे तुम परचेज एंड सेल करो, और सी अपना जो बैंक अकाउंट है वो मेंटेन करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, खाली हमने क्या कर दिया, इनका ऑथोरिटी को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब ए का काम था परचेज एंड सेल करना, उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बी का काम क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं करेगा,
लेकिन परचेज एंड सेल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ऑथोरिटी को क्या कर दिया सर, चेंज कर दिया। ठीक है, ऑथोरिटी चेंज हो गया। अब क्या होता है सर, अब यहां पर क्या होता है सर, पार्टनर पार्टनर ए पार्टनर ए तो यहां पर पार्टनर ए जो है ना, वो जाता है और रॉ मटेरियल परचेस कर लेता है। वो जाता है और एक सप्लायर है, उससे रॉ मटेरियल, या वेंडर है, उससे रॉ मटेरियल परचेस कर लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस किया, अच्छा इस सप्लायर को सर ही वॉज नॉट अवेयर, क्या नॉट अवेयर, ही वॉज नॉट अवेयर कि ऑथोरिटी में कुछ चेंज हुआ। ठीक है, उसे इतना पता था कि ए के पास ऑथोरिटी है परचेज एंड सेल का, बी का ऑथोरिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट, सी का ऑथोरिटी बैंक, लेकिन सप्लायर वाज नॉट अवेयर ऑफ चेंज। ये जो ऑथोरिटी चेंज हुआ है ना, उसको सप्लायर को कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, तो इसीलिए सप्लायर ने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल दे दिया। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या यहां पर फर्म लायबल होगा या पार्टनर लायबल होगा, फर्म लायबल होगा या पार्टनर ए लायबल होगा, पार्टनर ए लायबल होगा सर या फर्म लायबल होगा। तो लॉ कहता है देखो, ऑथोरिटी को तुम एक्सटेंड या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, लेकिन ये जो ऑथोरिटी है ना, जो तुमने चेंज किया है, ये इफेक्टिव माना जाएगा। ये कब इफेक्टिव माना जाएगा, अगर कब इफेक्टिव माना जाएगा, अगर अगर सप्लायर या थर्ड पार्टी को उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता है या फिर उसको यही नहीं पता कि जिस पर्सन से वो डील कर रहा है ही इज नॉट अ पार्टनर। मतलब या तो उसे थर्ड पार्टी को सर पता है, क्या पता है, मतलब थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, या फिर थर्ड पार्टी इज नॉट अवेयर कि सच पर्सन इज अ पार्टनर। इन दोनों केसेस में याद रखना ये रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव माना जाएगा। सर अभी भी हमें नहीं समझ में आया, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या पूछा था, क्या फर्म लायबल हो गया है, तो देखो तुमने जो ऑथोरिटी चेंज किया है, जो ऊपर में तुमने ऑथोरिटी चेंज किया पार्टनर ए और पार्टनर बी के बीच में, ठीक है, पार्टनर ए का काम था परचेज सेल करना, अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, तुमने ऑथोरिटी चेंज कर दिया। और तुमने जो ऑथोरिटी चेंज किया है वो क्या किया है, विदाउट सप्लायर को, बिना बताए, सप्लायर को नहीं पता, सप्लायर को नहीं पता सर, सप्लायर वॉज नॉट अवेयर, सप्लायर वॉज नॉट अवेयर। अगर सप्लायर को नहीं पता और तुमने ऑथोरिटी चेंज कर दिया, मतलब तुमने सप्लायर को कम्युनिकेट नहीं किया, तो उस केस में याद रखना फर्म विल बी लायबल। इसलिए मैंने लिखा है रेस्ट्रिक्शन शॉल बी, मतलब रेस्ट्रिक्शन शॉल बी, सॉरी एक सेकंड यहां पर सप्लायर को नहीं पता, करेक्ट, तो इस केस में क्या होगा सर, फर्म विल बी लायबल। क्लियर है, मैं एक बार आता हूं, रुको, मैं एक बार आता हूं ऊपर में, रुको। सप्लायर को अगर नहीं पता तो फर्म इज विल बी लायबल, लेकिन अगर अगर सप्लायर को पता होता रेस्ट्रिक्शन के बारे में और उसके बाद भी उसने पार्टनर ए को वो सामान बेच दिया, है ना, उसके बाद भी उसने सामान सप्लाई किया, उससे पता था कि इस पार्टनर के पास ऑथोरिटी नहीं है, उसके बाद भी उसने रॉ मटेरियल दे दिया उसको, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होगा। उस केस में क्या होगा सर, पार्टनर ए विल बी पर्सनली लायबल, उस केस में पार्टनर ए विल बी पर्सनली लायबल। तो अल्टीमेटली जो ऑथोरिटी तुमने चेंज किया है वो चेक करना कि क्या सप्लायर या थर्ड पार्टी को उसके बारे में पता है या नहीं पता। अगर सप्लायर थर्ड पार्टी को नहीं पता तो फर्म लायबल होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो नहीं पता ना, वो तो भोला भाला है, उसने तो दे दिया तो फर्म लायबल। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता है, उसके बाद भी वो ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है पार्टनर के साथ जो उसके अथॉरिटी के बाहर है, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होगा, पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल। ठीक है, उसके तो पार्टनर लायबल होगा, फर्म लायबल होगा। क्लियर है, तो सर हाँ, इसलिए मैंने ऊपर में क्या लिखा है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है जो तुमने ऊपर में डाला ना, ये जो भी मतलब जो भी चेंज किया तुमने, जो भी तुमने ऑथोरिटी चेंज किया है, ये ऑथोरिटी चेंज जो किया ये इफेक्टिव कब माना जाएगा, इफेक्टिव मतलब वैलिड, ये वैलिड कब माना जाएगा सर, थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता है या फिर थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि वो पार्टनर है, तो ये दोनों केस में याद रखना ये रेस्ट्रिक्शन क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर है, तो फर्म लायबल है, तो इस केस में याद रखना सप्लायर वाज नॉट अवेयर, तो यहां पर याद रखना जो चेंज किया तुमने, जो रेस्ट्रिक्शन या चेंज किया वो चेंज वैलिड नहीं है इस केस में। और सप्लायर को अगर पता था तो इस केस में वो चेंज वैलिड है, और उस केस में याद रखना फर्म लायबल नहीं होगा। तो सिंपल है सर, हमें चेक करना है कि सप्लायर को पता था या नहीं पता था। अब थोड़ा वर्डिंग्स है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ऐसे ही है। Implied authority may be extended, may be restricted with the consent of all the
पार्टनर्स। सेकंड सर देखो, रेस्ट्रिक्शन शॉल बी इफेक्टिव। रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव मतलब कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन वैलिड माना जाएगा। कहने का मतलब है रेस्ट्रिक्शन वैलिड माना जाएगा, फर्म लायबल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव मतलब रेस्ट्रिक्शन वैलिड माना जाएगा, फर्म लायबल नहीं होगा। देखो मैंने लिखा वैलिड और फर्म, देखो ये वैलिड है, फर्म लायबल नहीं होगा। तो फर्म कब लायबल नहीं होगा सर? व्हेन द थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद भी वो सामान बेच देता है, या फिर उसे पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है करके। तो दोनों केस में याद रखना, दोनों केस में सर, दोनों केस में क्या होता है, वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड माना जाएगा, फर्म लायबल नहीं होगा, पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल। क्लियर है? तो ये है सर हमारा एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें, बहुत अच्छे से। लास्ट में सर पार्टनर का अथॉरिटी इमरजेंसी। इमरजेंसी मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इमरजेंसी में एक्ट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म अनलेस इज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। ठीक है, तो सर ये हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं सर, आगे आगे क्या देखो, मोड ऑफ डूइंग द एक्ट टू बाइंड द फर्म। सिंपल है, कोई भी ट्रांजेक्शन पार्टनर करेगा तो वो किसके नाम पे होना चाहिए? फर्म के नाम पे। तो एनी एक्ट डन बाय पार्टनर शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है, हाँ अगर मान लो कोई भी पार्टनर कोई एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो माना जाएगा कि फर्म ने वो एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन किया। मतलब सिंपल है, अगर कोई पार्टनर है, अगर वो अपना क्या बोलते हैं, कुछ क्लेम कर रहा है या कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या कुछ स्टेटमेंट दे रहा है या अपना मिस्टेक एडमिट कर रहा है, तो उस केस में ये माना जाएगा पूरा का पूरा फर्म ने वो अपना मिस्टेक या लाइबिलिटी एडमिट किया। ठीक है, तो एनी एडमिशन गिवन बाय पार्टनर शॉल बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। ठीक है सर? अच्छा ठीक है सर। सर इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये कहने का मतलब सर अगर तुम कोई नोटिस दे रहे हो, किसको? पार्टनर को। कौन सा पार्टनर को सर? एक्टिव पार्टनर को, जो पार्टिसिपेट करता है फर्म के बिजनेस में। तो उस केस में ये माना जाएगा इट इज अ नोटिस टू द फर्म। मतलब सिंपल है, नोटिस टू पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड सर, और अगर स्लीपिंग पार्टनर है। हाँ, अगर तुमने कोई स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दिया तो इट इज नॉट ए नोटिस टू फर्म। तो नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म। अगर तुमने कोई पार्टनर को नोटिस दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि तुमने फर्म को भी नोटिस दे दिया। बस वो पार्टनर एक्टिव होना चाहिए एंड फ्रॉड वाला केस नहीं होना चाहिए। सर इतना रेलेवेंट नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं फटाफट। ठीक है, लायबिलिटी में ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर पार्टनर क्या करता है सर, फंड्स को मिस अप्लाई कर देता है। याद रखना, फंड्स को क्या करता है सर? मिस अप्लाई कर देता है। याद रखना, मिस अप्लाई कर देता है। तो उस केस में क्या होगा? देखो, पार्टनर ने पैसा रिसीव किया बिलोंगिंग टू अ थर्ड पार्टी एंड ही मिस अप्लाइज इट, तो उस केस में फर्म लायबल होगा। एंड सेकंड, अगर मान लो कोई मनी फर्म के कस्टडी में आता है और उसके बाद पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया तो भी फर्म लायबल होगा। सर हमें कुछ नहीं समझ में आया सर, ये कुछ भी नहीं समझ में आया सर, ये मिस अप्लाई वाला हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पार्टनर ने क्या किया है, कुछ मिस अप्लाई कर दिया, मनी को या प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई कर दिया, तो फर्म लायबल होता है। सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से बताइए सर, जरा ध्यान से हमें बताइए इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। रोहित भाई, विराट भाई और धोनी। मैंने बोला था धोनी भाई का काम क्या था? कलेक्ट करना फंड, सॉरी कलेक्ट करना मतलब, हाँ कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन। याद है, परचेज करना, सेल करना और पेएबल और रिसीवेबल, ये उनका काम था। करेक्ट? अगर तुम्हें याद होगा तो इनका काम था कलेक्ट करना, क्या बोल, कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर्स, ये इनका काम था। ठीक है, तो ये जाते हैं, धोनी भाई जो है वो जाते हैं सर एक कस्टमर के पास, मान लो कस्टमर ए और उनसे पैसा लेना है 10 लाख। तो धोनी भाई जाते हैं कस्टमर के पास और 10 लाख रुपए ले लेते, 10 लाख रुपए लेते हैं। अब 10 लाख रुपए लेके वो जाते हैं किसके पास? फर्म के पास जाना है उनको, फर्म के पास जाना है। ठीक है, ये फर्म है आरबीडीएन को। अब वो फर्म के पास जाते हैं, रास्ते में जा रहे बीच में क्या कर लिया धोनी भाई ने, मान लो ये 10 लाख क्या कर लिया सर, पैसा धोनी भाई ने ये 10 लाख क्या उड़ा लिया, ये 10 लाख रुपए धोनी भाई ने उड़ा लिया, मतलब गायब कर दिया। या मान लो जुआ खेल लिया या गैम्बलिंग कर लिया, कसिनो में पैसा उड़ा दिया, जुआ खेल लिया, कुछ भी कर लिया, पैसा 10 लाख गायब कर दिया धोनी भाई ने। तो क्वेश्चन आता है, ये जो धोनी भाई ने 10 लाख पैसा जो उड़ाया है, तो इसके लिए सर क्या होगा? इसके लिए क्या होने वाला है अल्टीमेटली? ये फर्म, यहाँ पर क्या होगा सर, कस्टमर ने तो पैसा दे दिया, कस्टमर ने तो 10 लाख रुपए दे दिया, तो इस केस में याद रखना फर्म विल बी लायबल। फर्म विल बी लायबल मतलब फर्म कस्टमर से और 10 लाख रुपए नहीं ले सकता, फर्म को 10 लाख रुपए धोनी से ही रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि उसने पैसा उड़ा दिया। तो याद रखना, अगर कोई पार्टनर को पैसा मिल रहा है
और उसने उस पैसा को मिसयूज कर दिया है, तो याद रखना फर्म विल बी लायबल फॉर सच एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, मतलब फर्म जो है वो कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता फिर से, तो फर्म विल बी लायबल एंड फर्म कैन नॉट रिकवर फ्रॉम कस्टमर। वैसे ही अगर मान लो धोनी भाई रास्ते में नहीं उड़ा, धोनी भाई आते, उन्होंने फर्म के बुक्स में, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दिया, उन्होंने ये पैसा भी फर्म के बुक्स में अकाउंट कर दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, इस पैसे को ड्रॉ कर लेते, मतलब मिसयूज कर लेते, ड्रॉ कर लेते हैं, मिसयूज कर लेते, ठीक है। तो उस केस में अगेन क्या होगा सर, मतलब मिसयूज कर लेते उस फंड्स को, वो तो उन्होंने क्या किया, फर्म के नाम पे बुक कर दिया, उसके बाद मिसयूज कर लिया, तो अगेन क्या होगा सर, फर्म विल बी लायबल, क्योंकि यहाँ पर भी फर्म, मतलब कहने का मतलब सिंपल है, फर्म कस्टमर से वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। तो सिंपल है सर, दोनों केस में तुम्हारा आंसर सेम, दोनों केस में, चाहे धोनी भाई ने पैसा रिसीव किया और मिस अप्लाई कर दिया, या फिर धोनी भाई पैसा रिसीव करते हैं, फर्म के बुक्स में डाल देते हैं और फिर उसको मिस अप्लाई कर देते हैं, तो दोनों केस में याद रखना फर्म लायबल होगा, मतलब फर्म लायबल होगा टुवर्ड्स द कस्टमर, और फिर फर्म यहाँ पर रिकवर करेगा फ्रॉम द पार्टनर, बेसिकली वो पार्टनर से रिकवर करेगा फर्म। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पार्टनर का ड्यूटी है टू इंडेमनीफाई फर्म फॉर एनी विलफुल नेग्लेक्ट। ठीक है, तो याद रखना फर्म इज लायबल इन बोथ द केसेस, मतलब फर्म कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, अब सर ये वाला टॉपिक हुआ क्लोज, अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे। तो देखो राइट्स एंड ड्यूटीज खत्म हो गया, ऑथोरिटी वाला पॉइंट्स खत्म हो गया, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, उस स्पेशल पॉइंट में हम क्या करेंगे सर, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। सर समझते हैं पहले तो ये ट्रांसफरी का चक्कर क्या है, सर ये ट्रांसफरी का चक्कर है क्या। सर मान लो रोहित भाई, विराट भाई और धोनी भाई, सर धोनी भाई क्या करते हैं, अपना जो शेयर है, उनका जो प्रॉफिट शेयर है, धोनी भाई का जो भी प्रॉफिट शेयर है, या एंड उनका जो भी प्रॉपर्टी, मतलब कैप, मतलब फर्म की प्रॉपर्टी में जो शेयर, प्रॉफिट शेयर और प्रॉपर्टी में जो भी शेयर है, वो क्या करते हैं सर, ट्रांसफर कर देते टू साक्षी, टू साक्षी। तो अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट, क्या तुम ये ट्रांसफर कर सकते हो, तो लॉ कहता है तुम ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन कंसेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए किसका, रोहित भाई है विराट भाई का, मतलब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सर यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि शेयर इज ट्रांसफरेबल, तुम शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं है, वो पॉइंट तुम ऐड कर देना, ये वाला कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, तुम शेयर ट्रांसफर को तो कर सकते हो, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है सर, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, तुम शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड, अब क्वेश्चन आया सर तुमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या साक्षी विल बिकम अ पार्टनर। देखो साक्षी विल नॉट बिकम अ पार्टनर, क्यों, क्योंकि तुमने पार्टनरशिप शुरू किया था धोनी भाई के साथ, और पार्टनरशिप में क्या होता है, फिड्यूशियरी रिलेशन, लेकिन अब धोनी भाई ने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, तो साक्षी विल नॉट बिकम अ पार्टनर, तो साक्षी क्या बन जाएगी, साक्षी विल बी अ ट्रांसफरी, साक्षी विल बी अ ट्रांसफरी। तो अब पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में अब 3 जन होंगे, रोहित भाई, विराट भाई और साक्षी, लेकिन साक्षी इज नॉट अ पार्टनर, साक्षी विल बी अ ट्रांसफर। ठीक है, अब क्योंकि साक्षी इज अ ट्रांसफर ही ना, तो उसके पास कुछ राइट्स साक्षी के पास नहीं होंगे, जो राइट्स एक पार्टनर के पास होते हैं ना, वो राइट्स ट्रांसफरी के पास नहीं होते। सर क्या राइट्स नहीं होंगे मुझे बताओ, सिंपल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो साक्षी जो है वो ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएगी, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर पाएगी, और ना ही सर वो बिजनेस में इंटरफेयर कर पाएगी, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगी, है तो क्योंकि वो ट्रांसफर ही है सर, पार्टनर नहीं है, उसी पर सिर्फ एक ट्रांसफर ही है। और क्योंकि हमने पार्टनरशिप धोनी भाई के साथ बनाया ना, तो हम कुछ राइट्स उसको नहीं देंगे साक्षी को। ठीक है, तो सबसे पहले सर तुम अपना शेयर तो ट्रांसफर कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ट्रांसफर है ना सर, उसके पास कुछ राइट्स नहीं होंगे। क्या राइट्स नहीं होंगे सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर सकती, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देखो क्या है, देखो अ शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल, मतलब तुम ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन जो ट्रांसफर ही है ना, इट विल नॉट एंजॉय द सेम राइट्स एज द ओरिजिनल पार्टनर, उसके पास कुछ राइट्स नहीं रहेंगे। क्या राइट्स नहीं रहेंगे सर, ना ही वो इंटरफेयर कर सकती है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकती है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकती है। देखो नॉट एंटाइटल्ड, नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर, टू रिक्वायर अकाउंट्स, टू इंस्पेक्ट,
लेकिन मुझे बताओ क्या साक्षी को सर प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा? ऑब्वियसली यस। साक्षी को जो धोनी भाई का प्रॉफिट शेयर है वही शेयर किसका होगा? साक्षी का। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट धोनी भाई को मिलते आ रहा है वही प्रॉफिट किसको मिलेगा? साक्षी को मिलेगा। वही मतलब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही रेशियो से मिलेगा। अच्छा, क्या साक्षी को वो प्रॉफिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा? मतलब क्या साक्षी उस प्रॉफिट को चैलेंज कर सकती है? क्या बोल सकती है कि नहीं नहीं, आपने प्रॉफिट, रोहित भाई और विराट भाई, तुमने प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत किया है, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत एंट्रीज पास किया है, तुम मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। तो क्या ये सब कर सकती है साक्षी? आंसर इज नो। साक्षी इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स, दस कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट्स डिस्क्लोज किया है वो प्रॉफिट्स तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, तुम प्रॉफिट्स ले सकते हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है टू रिसीव द प्रॉफिट, लेकिन तुम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जब जब ये ट्रांसफरिंग पार्टनर चला जाएगा, मतलब जो ट्रांसफरिंग पार्टनर चला जाएगा या फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा सर, ठीक है, तो उस केस में याद रखना ट्रांसफरी को क्या मिलेगा? ट्रांसफरी को मिलेगा शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। और देखो, अब साक्षी अगर चाहे तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकती है। कब सर? इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर फर्म डिसॉल्व होता है तो वहां पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकती है फॉर डिटरमाइनिंग हर शेयर। कहने का मतलब ये सर, साक्षी के पास, देखो साक्षी के पास ऐसा देखा जाए तो कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो प्रॉफिट का शेयर ले सकती है, लेकिन उसमें भी वो चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन साक्षी के पास अब सिर्फ दो ही राइट्स है सर। साक्षी के पास दो ही राइट्स है। तो दो राइट्स क्या है? एक तो उसके पास वो सारा शेयर आ जाएगा ओवर द प्रॉपर्टी, जो शेयर किसके पास था? धोनी भाई के पास था। एंड सेकेंड, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकती है। ठीक है, ये देखो, entitled to books of accounts for the purpose of a certain share from the date of dissolution, याद रखना। ठीक है, तो entitled to books of accounts from the date of dissolution, and second she has a right to receive share over the property, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर के पास है, राइट टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी या एसेट्स ऑफ द फर्म। जो एक ट्रांसफरिंग, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल सर, धोनी भाई का जो शेयर था फर्म में, धोनी भाई का जो प्रॉपर्टी में जो शेयर था, ठीक है, मान लो कितना था? 6 करोड़ था। तो क्या होगा सर? वो जो 6 करोड़ वाला जो शेयर था, धोनी भाई का जो शेयर था उस फर्म के एसेट्स के ऊपर, वो 6 करोड़ शेयर अब किसके पास आ जाएगा? वो 6 करोड़ आ जाएगा साक्षी के पास। ठीक है, तो शी विल हैव द शेयर ओवर द प्रॉपर्टी एंड वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, डन है सर। तो ये है ट्रांसफर का टॉपिक, होता है खत्म। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इजी टू रिमेंबर। सिंपल है, ट्रांसफरेबल है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ट्रांसफर के पास कुछ राइट्स नहीं रहेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तुम्हें प्रॉफिट्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम चैलेंज नहीं कर सकते। और जब ट्रांसफरिंग पार्टनर चला जाएगा तो तुम्हारे पास दो राइट्स आएगा सर, या एक तो सारा का सारा शेयर ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर का था वो सारा शेयर मिल जाएगा तुम्हें, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट तुम चेक कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, अब आता है सर माइनर। मैंने बोला था माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर कैन बिकम अ बेनिफिशियरी। सर माइनर के पास क्या राइट्स है? माइनर के पास राइट है प्रॉफिट शेयर करने का, वैसे माइनर प्रॉफिट शेयर करेगा क्योंकि बेनिफिशियरी है। माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी कर सकता है, ऑलरेडी पढ़ा है। माइनर याद रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। माइनर चाहे तो पार्टनर्स को स्यू भी कर सकता है सर। ठीक है, फॉर अकाउंट्स या फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर, मतलब सिंपल है, पार्टनर को शू कर सकता है, लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ लिविंग द फर्म। याद रखना, माइनर जब वो बेनिफिशियरी है उस समय वो केस वगैरह फाइल नहीं कर सकता। एक तो तुम बेनिफिशियरी, ऊपर से तुम केस फाइल करते हो, कोई चांस ही नहीं है, तुम केस फाइल नहीं कर सकते पार्टनर्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर तुम फर्म छोड़ के जा रहे हो ना, उस समय तुम केस फाइल कर सकते हो। देखो एक माइनर ना दो, मतलब क्या बोलते हैं, देर आर टू केसेस जहां पर एक माइनर केस फाइल कर सकता है फर्म के अगेंस्ट। सर पहला केस क्या है? जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तब केस फाइल कर सकता है। सेकंड, जब वो माइनर क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा और उसने डिसाइड किया कि उसे पार्टनर बनना है, तब वो केस फाइल कर सकता है पार्टनर से अगेंस्ट। ठीक है, तो याद रखना, पार्टनर को वो स्यू कर सकता है, लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ लिविंग द फर्म। ठीक है, सर माइनर का लाइबिलिटी कुछ होगा? मुझे बताओ, माइनर का कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन माइनर कितना तक लाइबल होगा? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट, जितना उसका प्रॉफिट से, जितना उसका प्रॉपर्टी है, एसेट से, उतना तक लाइबल होगा। माइनर इंसॉल्वेंट हो नहीं सकता। अगर फर्म इंसॉल्वेंट होता है तो माइनर का जो शेयर है ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म या ओवर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, वो शेयर किसके पास चला जाएगा? ऑफिशियल असाइनी के पास चला जाएगा, फिर वो ऑफिशियल असाइनी से वो अपना शेयर ले लेगा। ठीक है, तो याद रखना, माइनर का कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, माइनर का लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी इन द फर्म। ठीक है,
और राइट्स याद रखना, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स, एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट, कॉपी एंड फाइल अ केस एट द टाइम ऑफ लीविंग द फर्म। अब सर अगर पार्टनर क्या माइनर क्या बन जाता है, माइनर बन जाता है मेजर। माइनर जो है, जो बेनिफिशियरी था वो बन जाता है मेजर। तो अब याद रखना 6 मंथ्स के भीतर भीतर उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पार्टनर रहना चाहता है या फर्म लीव करना चाहता है। अगर वो पार्टनर नहीं रहना चाहता, इफ इट डज नॉट बिकम्स अ पार्टनर, तो उस केस में तो क्या होगा सर, उस केस में उसका लाइबिलिटी खत्म। अगर वो पार्टनर नहीं बनना, अगर वो पार्टनर नहीं बनना था तो उस केस में इज नॉट लायबल। और कब, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, याद रखना जब वो पब्लिक नोटिस देगा वहां से उसका लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि उसने पार्टनर नहीं बना ना, तो वो पार्टनर नहीं बना तो इज नॉट लायबल, पर्सनल लायबल तो ऐसे भी नहीं है। और जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी था वो भी खत्म हो जाएगा, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। ठीक है, तो अगर वो पार्टनर नहीं बनना तो वो नोटिस देगा, और जिस दिन नोटिस दिया उस दिन के बाद वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर सर अगर वो उसको पार्टनर बनना है, या फिर या तो उसने नोटिस नहीं दिया 6 मंथ्स में, या तो उसने नोटिस दिया एंड ही हैज डिसाइडेड टू बिकम अ पार्टनर, या तो डिसाइडेड टू बिकम अ पार्टनर या फेल टू गिव अ नोटिस, तो उस केस में सर क्या होगा, वो उस केस में फिर क्या हो जाएगा बताओ। उस केस में देखो अब क्या क्या चीज होने वाला है, देखो अगर वो पार्टनर बन जाता है ना सर, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। एंड सेकंड, उसका शेयर अल्टीमेटली कितना होगा, सेम जो उसको माइनर के टाइम मिल रहा था, मतलब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होगा एंड पर्सनल लायबल। अगर वो पार्टनर बन जाता है तो पर्सनल लायबल होगा, शेयर सेम होगा। और याद रखना अगर पार्टनर बन जाता है तो वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट अगेंस्ट थर्ड पार्टी भी, अगर फर्म रजिस्टर्ड है। ये मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने लिखा। ये तुम्हें पता ही है कि वो सूट फाइल कर सकते हो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर फर्म रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो थर्ड पार्टी के ऊपर तुम सूट फाइल नहीं कर सकते, ये सब तो हमें पता ही है। बट ठीक है, मतलब मेन याद रखना कि अगर तुम नोटिस नहीं देते हो, या अगर तुम पार्टनर बन जाते हो विद इन 6 मंथ्स, या तुम नोटिस नहीं देते हो, तो हम मान लेंगे यू आर डीम्ड टू बी पार्टनर, यू विल बी पर्सनल लायबल एंड तुम्हारा शेयर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। लेकिन अगर तुम पार्टनर नहीं बनते हो तो उस केस में तुम्हारा लाइबिलिटीज या राइट्स कब तक रहेगा, अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जैसे ही पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद तुम लायबल नहीं होगे। और जब अगर तुम क्या यहाँ पर कर रहे हो, फर्म छोड़ के जा रहे हो, तो उस केस में तुम स्यू कर सकते हो। मैंने बोला यू कैन फाइल अ केस फॉर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ लिविंग द फर्म। तो फर्म छोड़ के जा रहे हो ना, तो यू कैन फाइल अ केस। ठीक है, तो ये हो गया सर क्या, हाँ, अगर तुम पार्टनर नहीं बनना चाहते हो। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है सर, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है। तो टॉपिक नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, बट स्टिल मैंने समझा दिया तुम्हें बहुत अच्छे से। सिंपल है, माइनर के राइट्स क्या याद रखना, शेयर ले सकता है प्रॉफिट में, एक्सेस इंस्पेक्ट कॉपी कर सकता है, और वो स्यू भी कर सकता है ओनली एट द टाइम ऑफ लिविंग द फर्म। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सर अगर अगर माइनर मेजर बन जाता है तो उसे डिसाइड करना है पार्टनर बनना है या नहीं बनना 6 महीने में। पार्टनर बन गया 6 महीने में तो पर्सनल लायबल होगा, शेयर उसका कंटिन्यू रहेगा सेम। अगर पार्टनर नहीं बनता तो उसका लाइबिलिटी कब तक रहेगा, अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। आफ्टर पब्लिक नोटिस लाइबिलिटी खत्म, और वो स्यू कर सकता है पार्टनर्स को फॉर शेयर, फॉर हिज शेयर। ठीक है, अब सर लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, क्लास 12 में तुमने पढ़ा है, करेक्ट। अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है, या तो कोई नया आ रहा है, या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, या एक्सपल्शन हो रहा है, या फिर इंसॉल्वेंसी हो रहा है, या फिर किसी का डेथ हो रहा है। ठीक है, या तो नया पार्टनर, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, मतलब बेसिकली कोई भी चेंज हो रहा है। या तो कोई नया पार्टनर आ रहा है, या कोई पार्टनर जा रहा है मतलब रिटायरमेंट, या कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है, या किसी को निकाला जा रहा है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में। ठीक है, टोटल देयर आर हाउ मेनी केसेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, डेथ, इंसॉल्वेंसी, 5 केस है। तो पहला आते हैं सर एडमिशन। कोई नया पार्टनर को क्या तुम लेके आ सकते हो, आंसर इज यस। उसके लिए तुम्हें कंसर्न लगेगा ऑल द पार्टनर्स का। सर अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसका लाइबिलिटी कब से शुरू होगा, फ्रॉम द डेट व्हेन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, उस दिन से उसका लाइबिलिटी शुरू। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो तुम्हारे क्वेश्चंस में आता है, अनलेस ही अग्रीज टू बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस बिफोर एडमिशन। मतलब नॉर्मली उसका लाइबिलिटी कब से शुरू होता है, व्हेन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। लेकिन अगर वो चाहे चाहे तो उसका लाइबिलिटी, ही कैन बी लायबल बिफोर हिज एडमिशन, मतलब ही कैन बी लायबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशंस बिफोर हिज एडमिशन। उस केस में क्या होगा, न्यू फर्म मतलब जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है वो एंड क्रेडिटर्स, दे विल अग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज द डेटर, मतलब वो अग्री करेंगे, दे विल एक्सेप्ट एंड दे विल डिस्चार्ज द ओल्ड पार्टनर्स बाय वे ऑफ नोवेशन। क्रिएटर का कंसेंट क्या है, नेसेसरी। याद रखना, मतलब कहने का मतलब एक नया पार्टनर अगर कोई आ रहा है उसका लाइबिलिटी, ही कैन बी लायबल फॉर ऑब्लिगेशन बिफोर हिज एडमिशन। कंडीशन क्या है सर, न्यू फर्म मस्ट अग्री, क्रिएटर्स मस्ट अग्री बाय वे ऑफ नोवेशन, एंड क्रिएटर्स का कंसेंट इज नेसेसरी।
ठीक है, मतलब सिंपल है सर, फर्म का अप्रूवल, क्रेडिटर का अप्रूवल और पार्टनर का अप्रूवल, ये तीनों का अप्रूवल चाहिए, तभी जाके ही विल बी लायबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशंस बिफोर हिज एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगेन सर पार्टनर कैसे रिटायर होगा, अगेन एडमिशन के लिए क्या कंसेंट, रिटायरमेंट के लिए भी या तो सारा पार्टनर का कंसेंट लो, या फिर एज पर द एग्रीमेंट, या फिर नोटिस इन राइटिंग दे दो इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर विल है, याद रखना अगर विल वाला पार्टनरशिप है। ठीक है, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में, अगर फिक्स्ड पीरियड वाला नहीं है, अगर विल वाला है तो फिर नोटिस दे दो, नोटिस सफिशिएंट है। सर रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा, कब तक लायबल होगा, जब तक तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ठीक है, नोटिस सर रिटायरमेंट का नोटिस कौन दे सकता है, तो कोई भी दे सकता है, याद रखना, याद रखना, रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है या दूसरे पार्टनर्स भी दे सकते हैं, नोटिस ऑफ रिटायरमेंट भी गिवन बाय एनी पार्टनर। ठीक है सर, क्या रिटायरिंग पार्टनर का मैंने बोला वो लायबल कब तक होगा सर, जब तक नोटिस नहीं दिया। ठीक है, और जैसे ही नोटिस दे दिया उसका लायबिलिटी खत्म, लेकिन वो चाहे तो पुराना लायबिलिटी से भी डिस्चार्ज हो सकता है, प्रोवाइडेड नोवेशन मतलब सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ही मे बी डिस्चार्ज फॉर हिज लायबिलिटीज बिफोर हिज रिटायरमेंट प्रोवाइडेड बाय एन एग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो अगेन अग्रीमेंट अगर हो गया बाय वे ऑफ नोवेशन, तो अगेन ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट फॉर ऑल द एक्ट्स बिफोर द रिटायरमेंट। सर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, सर अगर कोई पार्टनर को निकालना है, अब आते सर निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे, एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी देयर, मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि तुम पार्टनर को निकाल सकते हो। पार्टनर को निकालने के लिए मेजॉरिटी चाहिए सर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट गुड फेथ। इसके ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, उनके वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, अगर उनके वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ है तो क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को निकाल सकता है क्या, आंसर इज नो। क्यों सर, क्योंकि वो गुड फेथ में नहीं है। सर गुड फेथ का क्या कंडीशन होना चाहिए, गुड फेथ का 3 कंडीशन है, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिस पार्टनर को निकाल दो उसको नोटिस दो और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। 3 है, एक्सपल्शन जिस पार्टनर को निकाल रहे हो इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, सेकंड उसको नोटिस दो और उसका बात सुनो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब वाइफ का झगड़ा हो गया और तुम एक पार्टनर को निकाल दे रहे हो, अरे भाई वाइफ का झगड़ा है ना, पार्टनर का झगड़ा थोड़ी है, तो दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस केस में आता है गुड फेथ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना गुड फेथ का 3 कंडीशन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, नोटिस दिया जाना चाहिए ऑपोजिट, अगर इसमें तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो इट्स नॉट अ गुड फेथ, और अगर गुड फेथ नहीं है तो तुम पार्टनर को नहीं निकाल सकते। ठीक है, याद रखना एक्सपल्शन नहीं निकाल सकते, एक्सपल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी वैलिड, याद रखना एक्सपल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी वैलिड, एक्सपल्शन नल एंड वॉइड माना जाएगा, एक्सपल्शन क्या माना जाएगा, नल एंड वॉइड। तो याद रखना 3 कंडीशन है, फर्स्ट पहला 3 कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट, मेजोरिटी, गुड फेथ। गुड फेथ का अगेन 3 कंडीशन, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। मैं बोल सकता हूँ पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है सर, तो इंसॉल्वेंट क्या, अगर एक बार तुम इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या तुम पार्टनर रहोगे, ऑब्वियसली नो। हमने बोला है यू मस्ट बी कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टनर तो नहीं रह सकता अगर इंसॉल्वेंट हो गए। कब से वो पार्टनर नहीं रहेगा सर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडमिट, मतलब जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है, उस दिन से वो पार्टनर नहीं है। सेकंड सर, क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली आंसर इज नो। और क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने का जरूरत है, मैंने ऑलरेडी बोला है यहाँ पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। देखो 3 पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं, स्लीपिंग पार्टनर, डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में। ठीक है, एंड इंसॉल्वेंट पार्टनर लायबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर हिज इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी के पहले तो लायबल होगा, आफ्टर इंसॉल्वेंट नॉट लायबल, तो फर्म इज फर्म भी लायबल नहीं है फॉर द एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंसी अगर हुआ तो फर्म डिसॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कंटीजेंसीज यूनिट 2 यूनिट 3 कंटीजेंसीज में। डेथ ऑफ अ पार्टनर, सर डेथ ऑफ पार्टनर से फर्म का डिसोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है सर, अगर डेथ हो गया तो अगर जैसे डेथ हुआ तो पार्टनर विल बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ फॉर फ्यूचर लायबिलिटी, ही विल बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम फ्यूचर लायबिलिटी, एंड पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो पास्ट लायबिलिटीज है उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, एंड लायबिलिटी कितना है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। ठीक है सर, वेरी गुड सर, सर हमें समझ में तो आ रहा है सब कुछ। लास्ट में सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये हो गया हमारा 3, देखो डेथ हो गया सर, सर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, 5 टॉपिक्स हो गए सर। अब कुछ और स्पेशल टॉपिक्स बचा, देखो क्या है, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन ए कंपीटिंग बिजनेस। अब देखो लॉ क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनो, देखो देखो मैंने क्या बोला था कि तुम कंपीटिंग बिजनेस कैरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अगर पार्टनर ने कोई अग्रीमेंट किया है दूसरे पार्टनर्स के साथ, ठीक है, कि वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकता, सिमिलर बिजनेस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, तो सच अग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा अगर रिस्ट्रिक्शन क्या है रीजनेबल।
मतलब सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते कब, एट द टाइम ऑफ सीजिंग, मतलब आउटगोइंग पार्टनर। अगर तुमने कोई एग्रीमेंट किया, और देखो पिछला वाला जो हमने पढ़ा था वो था कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये है आउटगोइंग पार्टनर। अगर तुम कोई आउटगोइंग पार्टनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं कर सकते तो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर तुमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, देखो क्योंकि लिखा हुआ है आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब कहने का मतलब है अगर तुमने अग्रीमेंट नहीं किया, अगर तुमने आउटगोइंग पार्टनर के साथ अग्रीमेंट नहीं किया, तो उस केस में आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन द कंपीटिंग बिजनेस। कंडीशन क्या है, वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता सर, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, और सेकंड वो फर्म के कस्टमर्स को अट्रैक्ट या मैनिपुलेट या सॉलिसिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ना ही वो फर्म का नाम यूज कर सकता है। मतलब देखो अगर अग्रीमेंट है तब तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो तुम कंपीटिंग बिजनेस कैरी कर सकते हो। कंडीशन क्या है सर, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ पार्टनर, और तुम सॉलिसिट नहीं कर सकते कस्टमर ऑफ द प्रीवियस फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। मतलब उसके कस्टमर को तुम अट्रैक्ट या सॉलिसिट या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उनके कस्टमर को तुम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब उनके कस्टमर को तुम अपना कस्टमर नहीं बना सकते, तो सॉलिसिट द कस्टमर। ठीक है सर, क्लियर है? तो 3 पॉइंट है, याद रखना। अगेन इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बोला अभी। ठीक है, नेक्स्ट है सर, आउटगोइंग पार्टनर का राइट क्या है टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें ना ये सीधा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि आउटगोइंग पार्टनर्स का राइट क्या है टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। देखो पार्टनर है मान लो रोहित भाई, विराट भाई और धोनी भाई। ठीक है सर, रोहित भाई के कैपिटल अकाउंट में आज बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ठीक है, अब इनमें से मान लो कोई भी एक पार्टनर, मान लो धोनी भाई, धोनी भाई सर या तो रिटायर हो रहे, या धोनी भाई का मान लो सर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, या धोनी भाई को मान लो हम निकाल दे रहे, एक्सपल कर दे, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, एक्सपल, कुछ भी हो रहा है, मतलब धोनी भाई जा रहे सर, धोनी भाई को हम बाय बाय कर दे, बाय बाय। ठीक है, धोनी भाई का क्या हो रहा है, बाय बाय। तो सर अगर धोनी भाई का बाय बाय हो रहा है तो उस केस में सर क्या होगा, फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में अब देखो धोनी भाई का अगर बाय बाय हो रहा है तो धोनी भाई को क्या होगा, हम उनके अकाउंट्स को क्या करेंगे, सेटल करेंगे, अकाउंट्स को सेटल करेंगे, मतलब उनको 30 लाख क्या करेंगे सर, पे करेंगे। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है, मान लो लॉ कहता है कि धोनी भाई रिटायर हुए यहां पर, और तुमने क्या किया, धोनी भाई के अकाउंट्स को सेटल नहीं किया, अकाउंट्स मतलब तुमने धोनी भाई को पेमेंट नहीं किया, रिटायर हो गया, तुम बिजनेस चला रहे हो, मतलब यहाँ पर बिजनेस चल रहा है सर, ये लोग जूते का बिजनेस चला रहे हैं, नाइकी से कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन धोनी भाई रिटायर हो गए, उनके अकाउंट को सेटल नहीं किया और बिजनेस चल रहा है। अगर उनके अकाउंट्स को सेटल नहीं किया, एक्चुअली देखा तो उनको अकाउंट्स को सेटल कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अकाउंट्स को सेटल नहीं किया। तो अब लॉ आता है, लॉ कहता है कि अगर तुमने धोनी भाई का अकाउंट्स सेटल नहीं किया तो धोनी भाई को क्या मिलेगा सर, धोनी भाई को मिलने वाला है जो तुमने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट का शेयर आफ्टर धोनी भाई सीजेस टू बी पार्टनर, प्रॉफिट का शेयर और 6% का इंटरेस्ट ओवर हिज कैपिटल, मतलब उसके कैपिटल के ऊपर 6% इंटरेस्ट और प्रॉफिट का शेयर विच एवर इज हायर या विच एवर इज बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिट फॉर धोनी भाई, मतलब धोनी भाई उसका जो हायर अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो धोनी भाई क्या क्लेम कर सकते हैं, मतलब जब उन्होंने अकाउंट सेटल नहीं किया तो धोनी भाई क्या क्लेम करेंगे, प्रॉफिट का शेयर और 6% इंटरेस्ट ओवर द, क्या कहने का मतलब ये है वो 30 लाख रुपए जो धोनी भाई को मिलना था वो तो धोनी भाई लेंगे ही सर, 30 लाख रुपए तो लेंगे, प्लस प्लस क्योंकि तुमने अकाउंट सेटल नहीं किया तो जो भी प्रॉफिट्स तुमने अर्न किया उसका शेयर तुम धोनी भाई को दे देना, या फिर इस 30 लाख के ऊपर 6% विच एवर इज हाई। समझ में आ रहा है? तो 30 लाख तो मिलेगा ही सर, प्लस प्रॉफिट्स का शेयर या 6% ओवर 30 लाख विच एवर इज हाई। जैसे तुम्हारा इसके ऊपर एक एग्जांपल है, देखो क्वेश्चन है, देखो एक बार। ठीक है, मान लो पार्टनर है एक, ठीक है, उसका वैल्यू है मान लो, लेट से फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू है 200 लाख, और उसका उसमें 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है सर। ठीक है, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है सर, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो मान लो है कितना है सर, लेट से 30 लाख। कब?
आफ्टर ए सीजेस टू बी पार्टनर, जब ए पार्टनरशिप से चला गया उसके बाद प्रॉफिट है 30 लाख। तो अब क्वेश्चन आता है सर ए को कितना मिलने वाला है, एक को शेयर मतलब 30 लाख के ऊपर 10%, तो कितना होगा सर 3 लाख, ठीक है। और या फिर प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है सर, मान लो 200 लाख है फॉर एग्जाम्पल, 200 लाख नहीं है सर, हम इसको 20 लाख ले लेते हैं, ठीक है। तो 20 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ 2 लाख, और 2 लाख के ऊपर 6%, 2 लाख के ऊपर 6%। नहीं एक काम करते, सॉरी फिर इसको 200 लाख रखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे हमारे लिए। प्रॉपर्टी में वैल्यू 200 लाख है, उसमें उसका 10% का शेयर है, तो एक तो 30 लाख का प्रॉफिट के उसका जो शेयर है 3 लाख, और 200 लाख का प्रॉपर्टी है, 200 लाख में उसका शेयर कितना 10%, और उसको मिलेगा कितना सर 6%, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा ना अल्टीमेटली, तुम्हें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 6% का इंटरेस्ट, तो 6% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 200 लाख का 10% कितना हुआ 20 लाख, 20 लाख का 6% कितना हुआ 1,20,000। तो अब कौन सा अमाउंट मिलेगा सर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। देखो या तो प्रॉफिट का शेयर 30 लाख का 10% जो तुम्हारा शेयर है, या फिर जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कैपिटल बैलेंस है, मतलब 200 लाख का तो पूरा वैल्यू फर्म का है, उसमें 10% तुम्हारा है, तो 20 लाख तुम्हारा है, 20 लाख का के ऊपर 6% का इंटरेस्ट 1,20,000, विच एवर इज हायर 3 लाख और 1,20,000, जो हायर अमाउंट है तुम वो क्लेम कर सकते हो, क्लियर है। तो ये है सर हमारा क्या सेटलमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। देखो अब देखो क्या लिखा, अगर कोई पार्टनर मर जाता है या सीजेस टू बी अ पार्टनर एंड सर्वाइविंग पार्टनर्स जो है दे कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, दे कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट। मतलब एक पार्टनर चला गया, मर गया, पार्टनर नहीं है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बिजनेस चला रहे विदाउट सेटलमेंट, तो उस केस में सर जो पार्टनर जो चला गया, जो आउटगोइंग पार्टनर है, उसको सर क्या मिलेगा, उसके या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या मिलेगा सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स उसको मिलेगा, उसके मतलब उसका जो शेयर है प्रॉफिट्स का, उसका शेयर वो फ्रॉम द डेट व्हेन ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज शेयर इन प्रॉपर्टी। तो वहां पर प्रॉपर्टी कितना था, फर्म का प्रॉपर्टी था 200 लाख, उसमें से उसका शेयर कितना था 20 लाख, 20 लाख का 6%, और फर्म का प्रॉफिट कितना था सर 30 लाख, तो उसका शेयर कितना है 10%, 3 लाख, तो 3 लाख या 1,20,000 विच एवर इज हायर। समझ में आया। तो या तो उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द डेट व्हेन ही सीजेस टू बी पार्टनर, मतलब याद रखना जिस दिन वो पार्टनर बनता है वहां से शुरू होगा, जिस दिन वो पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर वहां से, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ओवर हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, हमें ये भी समझ में आ गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आ जाए। नेक्स्ट रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म। अगर तुम्हें याद है कंटिन्यूइंग गारंटी वाला कंसेप्ट यूनिट नंबर 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक अगर फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगा, एक बार पढ़ लेते क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज अनलेस अदरवाइज अग्रीड। सर कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब क्या है, देखो जो जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना उनको तो समझ में आ गया होगा, जो टैलेंटेड नहीं है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो क्या है, मान लो सर यहाँ पर आरबीडी फर्म है, इन्होंने मान लो सर गारंटी दिया है, तो दे आर गारंटर, ठीक है। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, उन्होंने गारंटी दिया फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये गारंटी क्या है, चलता रहेगा जब तक तुम रिवोक नहीं करते तब तक चलता रहेगा। कंटिन्यूइंग गारंटी हमने पढ़ा, इट विल कंटिन्यू, लायबिलिटी विल कंटिन्यू अंटिल इट इज रिवोक्ड। जब तक तुम रिवोक नहीं करते तब तक तुम्हारा लायबिलिटी चलता जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटी खत्म कब होगा, वंस इट इज रिवोक्ड। अब मान लो सर इनमें क्या होता है, पार्टनरशिप में चेंज होता है, अब आर रोहित विराट धोनी भाई और रिंकू भी आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया सर, चेंज इन फर्म हो गया। अब क्वेश्चन आता है अगर फर्म में चेंज हो गया सर, अगर पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो गया है, तो क्या ये कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म, क्या ये कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक्ड, आंसर इज यस, ये कंटिन्यूइंग गारंटी बाय ऑटोमेटिकली रिवोक। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग गारंटी किसने दिया था, आरबीडी ने दिया था, अभी 4 पार्टनर्स है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली गेट्स रिवोक्ड। तो देखो अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे ही फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, मतलब जैसे फर्म चेंज हुआ, फर्म में पार्टनर्स चेंज हुए, कंटिन्यूइंग गारंटी गेट्स रिवोक्ड अनलेस अदरवाइज अग्रीड। हाँ अनलेस, अगर अदरवाइज अग्रीड है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली तो क्या होता है, रिवोक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा ये है हमारा यूनिट, क्या यूनिट नंबर
2 का रिवीजन और सर हमारा पार्टनरशिप का रिवीजन होता है कंप्लीट, खत्म। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 खत्म। अब सिर्फ क्वेश्चन बैंक बचा है, क्वेश्चन बैंक का वीडियोस भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे सर कंपनीज एक्ट का रिवीजन। कंपनीज एक्ट का रिवीजन, सोगा का रिवीजन हो गया, पार्टनरशिप का रिवीजन हो गया, अब हम शुरू करेंगे कंपनीज एक्ट का रिवीजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट रिवीजन में, ठीक है। तब तक रिवीजन वीडियोस देखना। सर रिवीजन वीडियोस कहाँ रहेंगे, टेलीग्राम चैनल में भी है, यूट्यूब चैनल में भी है, इंस्टा में भी है, तो हर जगह है, तुम्हें सिर्फ जाके व्यू करना, ठीक है। एंड जब भी देखो तो बी सीरियस, फोकस के साथ देखना। एक बार तुमने देख लो तो एक बार जस्ट नोट्स सेल्फ स्टडी कर लेना, उससे तुम्हारे सारे क्लैरिटी मिल जाएगा और डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।